So, hello everyone and welcome back to Marks Up. In this particular session, we are going to extend our discussion on the chapter Applications of Biotechnology. अभी तक हम ये पढ़ चुके थे कि बायोटेक्नोलॉजी की काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं जो कि हमारी डेली लाइफ में भी काम आती हैं। बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस में कुछ जो प्रमुख है वो है बायोफार्मास्यूटिकल्स। इट कैन ऑल्सो बी यूज इन थेराप्यूटिक्स, इसका हम एग्रीकल्चर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एनर्जी जनरेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बायो रिमेडिएशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट या वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका इस्तेमाल किया जाना था बायोटेक्नोलॉजी का वो हमने देखा एग्रीकल्चर के अंदर, जहां पर हमने बीटी टॉक्सिन की बात की और बीटी कॉटन का एग्जाम्पल लेकर हमने समझा कि किस हिसाब से इंसेक्ट स्पेसिफिक हम लोग टारगेटिंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बैसिलस thuringiensis। उसके बाद हमने एक टेक्निक को पढ़ा जिसका नाम था आरएनए इंटरफेरेंस, जहां पर आप एक पर्टिकुलर जीन को साइलेंस करते हैं डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को तैयार करके, क्योंकि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के ऊपर राइबोसोमल सब यूनिट्स बाइंड नहीं कर सकती, तो अल्टीमेटली देयर विल बी नो ट्रांसलेशन। और जब पैथोजन अपने खुद के प्रोटीन नहीं बना पाएगा तो वो किसी प्लांट के अंदर बीमारी भी कॉज नहीं कर पाएगा। तो नेमाटोड से होने वाला जो इन्फेक्शन था टोबैको के रूट के अंदर, जिस नेमाटोड का नाम था मेलोडिजीनी इनकग्निशिया, उससे हम कैसे बचा पा रहे थे टोबैको प्लांट को, वो हमने देखा आरएनए इंटरफेरेंस के अंदर। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और वो नया टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन वैरायटी ऑफ डिजीज रिलेटेड एरिनाज, यानी कि मेडिसिन। हम लोग देखेंगे कि थेराप्यूटिक्स में इसका क्या काम होता है, डायग्नोसिस में इसका क्या काम होता है, बायोफार्मास्यूटिकल्स में इसका क्या काम होता है। यानी हम अलग अलग दवाइयां या अलग अलग वैक्सीन्स बनाने के बारे में बात करेंगे। उसके साथ साथ हम ये बात करेंगे कि बीमारी को हम जल्दी कैसे पता लगाएं, क्योंकि हम उपचार तभी कर सकते हैं जब हमें पता हो कि बीमारी क्या है, जब हमें पता हो कि एलिमेंट क्या है। और काफी बार बीमारी को पता लगाने में हमें इतना टाइम लग जाता है कि पैथोजन तब तक मल्टीप्लाई करके अपने पूरे शरीर पर कब्जा कर चुका होता है। तो अपन को क्या करना है इस पर्टिकुलर केस में, बहुत जल्दी ही अपने आप को इजाद दिलानी है इस पैथोजन से। सो व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द पैथोजन इज क्वाइट लो, अगर उसी टाइम पर हम किसी बीमारी को डायग्नोस कर ले तो उन कम पैथोजन मॉलिक्यूल्स को हम लोग आसानी से किल कर सकते हैं, उन कम पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स को हम आसानी से टारगेट कर सकते हैं। और यही हमारा आज का टॉपिक होने वाला है। इसके अलावा भी काफी सारे टॉपिक्स हैं विच वी नीड टू टेक इनटू अकाउंट, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन जहां से क्वेश्चन आता ही आता है। तो सबसे पहली चीज जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं वो है आपके दवाई की प्रिपरेशन, यानी कि हम लोग यहाँ पर इंसुलिन नाम के प्रोटीन को बनाएंगे, जो कि हम एक स्टैंडर्ड एग्जांपल के तौर पे ले रहे थे जब हमने प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा या फिर जब हमने एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का एक जनरल ओवरव्यू निकाला। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग हेल्प्स फॉर द मास प्रोडक्शन ऑफ सेफ एंड मोर इफेक्टिव थेराप्यूटिक ड्रग्स। ऐसा क्यों बोला गया? सबसे पहले अगर आप किसी एनिमल से कोई केमिकल एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसका आपकी बॉडी पर रिएक्शन हो सकता है एंड उससे आपके साइड इफेक्ट्स जो है वो दिखने लग जाते हैं। आपकी बॉडी में काफी अलग अलग प्रकार के रिएक्शंस रॉबस्ट वे में काम करने लग जाएंगे, जिससे आपको प्रॉब्लम भी हो जाएगी, जिससे आपको काफी बार एलर्जी भी हो सकती है। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर आप खुद के प्रोटीन को ही एक्सप्रेस करा रहे हैं किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो ये ज्यादा सेफ है और ज्यादा इफेक्टिव है क्योंकि प्रोटीन आपका खुद का ही है। सो जब आपकी बॉडी के अंदर वो प्रोटीन आप लोग डलवाएंगे तो अल्टीमेटली इट विल बी योर ओन प्रोटीन, इट विल बी द सेल्फ प्रोटीन। उसको हम एक फॉरेन प्रोटीन की तरह कंसिडर नहीं करेंगे। माना कि हमारा इंसुलिन बना रहा है बैक्टीरिया, लेकिन इंसुलिन है तो हमारा ही ना, उसमें वही अमीनो एसिड की कंपोजिशन है जो हमारे नेचुरल इंसुलिन के अंदर होती है। तो अगर हम उसी प्रोटीन को अपने अंदर ले रहे हैं तो किस बात का रिएक्शन? कोई रिएक्शन नहीं होगा। वो इंसुलिन अच्छे तरीके से अपना काम कर पाएगा हमारी बॉडी के अंदर। लेकिन पहले जब इंसुलिन बैक्टीरिया से नहीं बना सकते थे हम, जब रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, तो हम क्या करते थे, जो लोग मीट का काम करते थे उनके पास हम लोग जाते थे और अलग अलग जानवरों के पेनक्रियास से निकालते थे उनका इंसुलिन और उसे लेने की कोशिश करते थे। अब समझ लीजिए आप हैं एंड एक पिग है, तो उसके इंसुलिन के अंदर थोड़ा बहुत फर्क आपको मिलेगा, यानी कि एक आधा अमीनो एसिड ऐसा है जो आपको चेंज होता हुआ दिखाई देगा। और अगर वो चेंज्ड अमीनो एसिड आपकी बॉडी ने डिटेक्ट कर लिया
तो आपकी बॉडी में दूसरे जानवर का इंसुलिन काम नहीं कर पाएगा। योर बॉडी विल ट्रीट दैट प्रोटीन एज अ फॉरेन प्रोटीन। और फॉरेन प्रोटीन का क्या हाल करती है आपकी बॉडी, आप इम्यूनोलॉजी में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं कि आपके अलग अलग सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे और आपकी बॉडी के अंदर हजारों अलग अलग किस्म की रिएक्शंस चल जाएंगी जो कि उस फॉरेन प्रोटीन को डिलीट करने की कोशिश करेंगी। यानी कि इंसुलिन को जो काम करना था वो काम भी ठीक से नहीं कर पाया, एफिकेसी एकदम लो हो गई, बल्कि और 10-12 इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर चला गया जिसका कोई भी काम नहीं था। तो अगर आप रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो ज्यादा सेफ आपके थेराप्यूटिक्स बनेंगे एंड ये ज्यादा एफिशिएंट भी होंगे क्योंकि आपकी खुद की ही बॉडी के मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसमें साइड इफेक्ट्स का या रिएक्शंस का कोई भी टेंशन हमें नहीं होगा। रिकम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स डज नॉट इंड्यूस अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स एज इन केस ऑफ सिमिलर प्रोटीन्स आइसोलेटेड फ्रॉम नॉन ह्यूमन सोर्सेज। सेम बात है, अगर आप किसी प्रोटीन को या किसी प्रोडक्ट को किसी और एनिमल से निकालते हो और ह्यूमन के अंदर डालते हो तो रिएक्शन के चांसेस हैं किसी और एनिमल के अंदर थोड़ा ऑल्टर्ड इंसुलिन बनेगा, आपके अंदर थोड़ा डिफरेंट इंसुलिन होता है। जब दोनों प्रोटीन्स हैं ही थोड़े थोड़े अलग तो फॉरेन प्रोटीन हो गया ना हमारे लिए वो। लेकिन जब आप रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की बात करते हो तो मैंने अपने ही शरीर के किसी सेल से इंसुलिन का जीन निकालकर बैक्टीरिया के अंदर डाला है, तो बैक्टीरिया के अंदर अब मेरा जीन है, तो मेरे जीन से मेरा ही प्रोटीन बनेगा एक्सप्रेशन के बाद। मेरा प्रोटीन अगर मैं अपनी बॉडी के अंदर डाल भी लूं तो कोई गम नहीं है दोस्त। तो अल्टीमेटली देयर विल बी नो अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स या नो अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन, यानी कोई एलर्जी वगैरह नहीं होगी, बढ़िया तरीके से आपकी बॉडी काम करती रहेगी और इसके साथ साथ इंसुलिन का जो काम था वो अच्छे तरीके से कर पाएगा। जबकि एनिमल सोर्सेज से जब आप किसी प्रोडक्ट को या प्रोटीन को ले रहे थे तो एकदम उल्टा सिनेरियो था, ना इंसुलिन ठीक से काम कर पाया और ना ही आपकी बॉडी स्टेबल रह पाई, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस ट्रिगर हो गए। एट प्रेजेंट यानी आज के दिन में 30 से भी ज्यादा रिकम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स इंटरनेशनल मार्केट में अप्रूव हो चुके हैं और इनमें से आपके 12 जो है ये आपके इंडिया में मार्केटिंग के साथ बेचे जाते हैं, जैसे कि आपका ह्यूमुलिन। अब ह्यूमुलिन क्या होता है? ह्यूमुलिन में ह्यूमू का मतलब क्या है या ह्यूम का मतलब क्या है? इट इज ह्यूमन और यूलिन इज द सफिक्स टेकन फ्रॉम इंसुलिन, राइट? ये यूएलआईएन यहां से उठाया, एचयूएम यहां से उठाया। तो ह्यूमन इंसुलिन को जब आप बैक्टीरिया से तैयार कराते हो तो वो ह्यूमुलिन बन जाता है जिसको आप डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी आप डायबिटीज मेलाइटस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। सो ये महिमा है आपके बायोटेक्नोलॉजी की, मेडिसिन के अंदर, थेराप्यूटिक्स के अंदर। सो हम यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे? जेनेटिक इंजीनियर्ड इंसुलिन बना करके देखेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि जीन थेरेपी क्या होता है, यानी अगर कोई बच्चा है जिसके अंदर मुझे एक डिसऑर्डर का पता लगा है कि उसके अंदर एक जीन या तो डिलीट हो गया है या म्यूटेट हो गया है जो कि करेक्ट प्रोटीन नहीं बना पा रहा है, तो उस बच्चे की मैं किस प्रकार से सहायता कर सकता हूं और किस हिसाब से हम उसके अंदर करेक्ट जीन इंसर्ट कर सकते हैं। एंड मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, डायग्नोसिस का मतलब किसी बीमारी का हम पता कैसे लगाएं कि कोई बीमारी किसी इंडिविजुअल के अंदर है या नहीं, और अर्ली स्टेजेस पर बीमारी का कैसे पता लगाएं। कौन कौन से टूल्स हैं हमारे पास जो बीमारी का पता लगाने में हेल्प करते हैं। अब जेनेटिक इंजीनियर्ड इंसुलिन बहुत बार हम लोगों ने बनाई है थ्योरेटिकली, और इस बार भी हमें थ्योरेटिकल ही बनानी है। करना क्या है मेरे दोस्त? आपने क्या किया, अपने पूरे के पूरे जीनोम को आइसोलेट कर लिया। यानी मेरे पास ह्यूमन का एक सेल था, उस ह्यूमन के सेल से मैंने बचे हुए सारे कंपोनेंट्स को डिलीट करने की कोशिश करी जिससे कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ डीएनए रह जाए। तो मैंने सबसे पहले, अब ह्यूमन के सेल के अंदर सेल वॉल तो है नहीं, सेल मेम्ब्रेन है जो कि आसानी से ब्रीच हो जाती है। सेल मेम्ब्रेन को तोड़ करके हम अंदर आए और हमने लिपिड को लाइपेज से ब्रेक डाउन कर दिया, आरएनए को आरएनएज से ब्रेक डाउन कर दिया, प्रोटीन को प्रोटीएज से ब्रेक डाउन कर दिया, कार्बोहाइड्रेट को अमाइलेज से ब्रेक डाउन कर दिया। सारे के सारे बायोमोलिक्यूल्स जब डिग्रेड हो गए तो बचा क्या? आपका डीएनए। उस डीएनए को हमने और प्योरीफाई कर लिया एंड अल्टीमेटली हमारे पास पूरा का पूरा जीनोम आ गया, आपके एक सेल का कंप्लीट डीएनए आ गया। उस कंप्लीट डीएनए को आप छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे और उनके फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करेंगे और आपको मिल जाएगा अगरोस जेल के ऊपर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट। और इस केस में मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या है? इंसुलिन का जीन। तो मैं अपना इंसुलिन का जीन वहां से सेपरेट कर लूंगा। अब उस इंसुलिन के जीन को मैं एक गड्डी में चढ़ा दूंगा और उस गड्डी का नाम क्या है? वेक्टर या प्लाज्मिड। अब मुझे बैक्टीरिया के अंदर अगर भेजना है मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट, मैं प्लाज्मिड को ऑप्ट कर सकता हूं।
मैं प्लाज्मिड को काटूंगा एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को काटूंगा सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, सेम तरीके के स्टिकी एंड्स बनेंगे। मैं एक रिकम्बिनेंट डीएनए बना लूंगा जिसमें ऊपर छोटा सा पार्ट मेरे जीन ऑफ इंटरेस्ट का है, बचा हुआ डीएनए मेरे प्लाज्मिड का है। एक रिकम्बिनेंट डीएनए मेरे पास बन गया। इस रिकम्बिनेंट डीएनए को मैं कहां इंसर्ट कराने की कोशिश करता हूं? होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर, यानी ई कोलाई के अंदर या किसी भी बैक्टीरिया के अंदर जो मैंने कंसिडर किया है। यहां पर सिंस हम ई कोलाई कंसिडर करते हैं तो मैंने उस रिकम्बिनेंट डीएनए को, उस रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड को डाल दिया ई कोलाई में। अब ई कोलाई के अंदर जाने के बाद वो प्लाज्मिड रेप्लिकेट करना स्टार्ट करेगा बिकॉज इट इज एन ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग डीएनए, तो वो अपने आप को रेप्लिकेट करेगा। जब जब प्लाज्मिड रेप्लिकेट करेगा तब तब मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी रेप्लिकेट करेगा। जब जब मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट रेप्लिकेट करेगा उसके बाद ट्रांसक्राइब करेगा, ट्रांसलेट करेगा, मेरा प्रोटीन भी बनेगा। और अगर मेरा प्रोटीन बना है उस प्रोटीन को मैं कर लूंगा सेपरेट, उस प्रोटीन को मैं कर लूंगा आइसोलेट, उस प्रोटीन को मैं कर लूंगा प्योरीफाई, यानी प्रोटीन बनने के बाद मैं कर दूंगा डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग और मेरा इंसुलिन हो जाएगा तैयार। मैं उसे बाकी बैक्टीरियल प्रोटीन से अलग कर दूंगा, सिर्फ मुझे मेरा इंसुलिन चाहिए। उस इंसुलिन को मैं फिर क्लिनिकल टेस्टिंग्स में भेज दूंगा कि हाँ भाई टेस्ट करके देखो कि ये इंसुलिन कैसा है। उसके बाद मैं पेशेंट्स के ऊपर ट्राई करूंगा, अलग अलग एनिमल्स के ऊपर ट्राई करूंगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्लिनिकल ट्रायल्स बोलते हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स में अप्रूव होने के बाद मेरी मेडिसिन आ जाएगी, मेरी थेरेपी आ जाएगी, मार्केट के अंदर कमर्शियली अवेलेबल हो जाएगी। ये कहानी हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, एक बार और हमने पढ़ ली, जिससे कि आगे जब हम इसको सुने अभी तो सिर्फ हमें सुनना ही पड़े, हमें कोई वहां पे मार्क वार्क नहीं करना है चीजों को। ये सारी चीजें हम लोग बहुत बार देख चुके हैं बिकॉज इंसुलिन को बनाने का मैकेनिज्म इज द मोस्ट जनरल मैकेनिज्म जिससे हमने पूरी बायोटेक समझी है। तो एटलीस्ट ये तो हमें अच्छे से पता होना ही चाहिए और सबको पता होगा भी, ऐसी कोई बात नहीं। तो इंसुलिन के अंदर क्या क्या खास बातें हैं ये हमें देखनी है। इंसुलिन इज यूज्ड टू मेंटेन और मैनेज द अडल्ट ऑनसेट ऑफ डायबिटीज, यानी अगर किसी को डायबिटीज हो चुका है तो उस डायबिटीज को बढ़ने से रोकने के लिए हमें क्या चाहिए? इंसुलिन चाहिए। इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन ग्लूकोज की खपत बढ़ा देता है, यानी आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल डाउन करता है। अगर आपने इंसुलिन का इस्तेमाल कर लिया है तो ये क्या करेगा? ब्लड शुगर लेवल, यानी ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल डाउन कर देगा। भाई कैसे डाउन कर देगा? पहले तो आपका जो एक्सेस ग्लूकोज है उसकी यूटिलाइजेशन करा देगा। अगर कोई चीज यूज हो जा रही है तो वो कम हो जाएगी, अगर ग्लूकोज यूज होने लग पड़ा तो ग्लूकोज की मात्रा कम। दूसरा हमने क्या कर दिया? इसको स्टोर करा दिया। अब ग्लूकोज जो है वो आपका पड़ा हुआ था खुला, तो वो ब्लड के अंदर शुगर लेवल बढ़ा रहा था, लेकिन हमने अगर इसको स्टोर कर दिया है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन तो क्या हो गया? आपका ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा विच इज ऑस्मोटिकली इनएक्टिव। अब जो आपके स्टोरेज कंपोनेंट्स होते हैं जैसे ग्लाइकोजन है, स्टार्च है, ये तो आपके ऑस्मोटिकली इनएक्टिव होते हैं, तो ये ब्लड शुगर में काउंट नहीं होते। तो अल्टीमेटली आपने अगर इसे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया है तो ग्लूकोज जो है वो आपका क्या हो जाएगा? अब स्टोरेज मॉलिक्यूल के फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा, तो ब्लड शुगर लेवल थोड़ा कम हुआ। तीसरा आप क्या करते हैं? ग्लाइकोजिनोलाइसिस को रोकते हैं, यानी ग्लाइकोजन जो बन रहा है उसके लाइसिस को रोकेंगे। ग्लाइकोजिनोलाइसिस से क्या होता है? ग्लाइकोजन टूटता है और ग्लूकोज बनाता है। अब हमें ग्लूकोज की जरूरत है ही नहीं, हम तो उसको कम करना चाह रहे हैं, तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस को क्या कर दिया जाएगा? कम कर दिया जाएगा। और ये सारे के सारे रिएक्शंस एक ही तरफ इशारा करते हैं कि आपका ब्लड शुगर लेवल कम हो रहा है, आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो रहा है, यानी जो शुगर के पेशेंट हैं उनकी शुगर को हमने थोड़ा सा डाउन कर दिया। किसकी मदद से? इंसुलिन की मदद से। तो इंसुलिन कहां से लिया जाता था? इनिशियली आपके पैनक्रियास से लिया जाता था ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, जैसे कि अलग अलग कैटल्स हैं, जैसे आपका पिग है तो इनसे लिया जाता था, इनके पैनक्रियास से निकाला जाता था। एंड सिंस इनका इंसुलिन थोड़ा सा डिफरेंट है, स्लाइटली डिफरेंट इंसुलिन है, यहां पर स्लाइटली डिफरेंट इंसुलिन है आपका यहां पर, तो क्या हो गया मेरे दोस्त? यहां पर ये आपकी बॉडी के अंदर आकर एलर्जी कॉज करेगा और अदर टाइप ऑफ इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस कॉज करेगा, क्योंकि अगर ये थोड़ा सा भी डिफरेंट है, म्यूटेटेड प्रोटीन है, तो आपकी बॉडी के लिए एक फॉरेन प्रोटीन है, तो हमारी बॉडी इस पे क्या कर देगी? रिएक्शन कर देगी। लेकिन अब हमने क्या कर दिया? अब हमने इन रिएक्शन से अपना पीछा छुड़ा लिया है, क्योंकि अब हम ह्यूमन इंसुलिन को प्रोड्यूस कर सकते हैं बैक्टीरिया के अंदर विद द हेल्प ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और इस वजह से क्या होता है? हम खुद के ही जीन का उपयोग करते हैं इंसुलिन के बनने के लिए।
और जब हम खुद के ही जीन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नोटिस कि खुद के जीन से बना हुआ प्रोडक्ट हमारे लिए फॉरेन नहीं होगा। वो प्रोडक्ट अगर हमारी बॉडी के अंदर आएगा तो हम उसको एकदम अपने पूरे दिल से उसका स्वागत करेंगे और उसके खिलाफ कोई भी इम्यून रिस्पॉन्स, कोई भी इम्यून रिएक्शन जनरेट नहीं होगा। तो हमने क्या किया, ह्यूमन सेल था यहां पर, इस ह्यूमन सेल के अंदर से क्रोमोसोम निकाले और क्रोमोसोम के अंदर से हमने क्या निकाले, अपने डीएनए को आइसोलेट किया और जीन निकाले। यहां से मुझे क्या मिला, यहां से मुझे मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट मिला, यानी इंसुलिन बनाने वाला जीन मिला। अब मैंने क्या किया, इस इंसुलिन बनाने वाले जीन को मैंने प्लाज्मिड के साथ मर्ज कर दिया, यानी यहां पर मैंने क्या बना दिया, यहां पर मैंने रिकम्बिनेंट डीएनए बना दिया। तो एक बैक्टीरियम था, इस बैक्टीरियम के अंदर मेन क्रोमोसोम है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं न्यूक्लियोइड। और इसके अलावा, इस न्यूक्लियोइड के अलावा यहां पर छोटे छोटे प्लाज्मिड है ग्रीन कलर के। मैंने एक प्लाज्मिड को आइसोलेट कर लिया और इस प्लाज्मिड को काट दिया विद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, और यहां पर भी मैंने इस पर्टिकुलर जीन को काटा था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। अब ये दोनों चीजें जो है साथ में आकर के मर्ज हो जाएंगी, तो जीन जो है आपने इंसर्ट कर दिया प्लाज्मिड के अंदर, यानी रिकम्बिनेंट डीएनए बन चुका है। आपने अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को प्लाज्मिड के साथ इनकॉर्पोरेट करवा दिया है। अब आपने इस प्लाज्मिड को डाल दिया है कहां पर, अब आपने इस प्लाज्मिड को डाल दिया है यहां पर इन द होस्ट बैक्टीरियम। तो आपने क्या कर दिया है, होस्ट के अंदर अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को डाल दिया है विद द प्लाज्मिड। यहां पर क्या होगा, यहां पर आपका जो प्लाज्मिड है वो बार बार मल्टीप्लाई करेगा, यानी क्लोनिंग करेगा, अपनी कॉपीज बनाएगा। और अगर प्लाज्मिड रेप्लिकेट कर रहा है तो उसके साथ जीन ऑफ इंटरेस्ट भी रेप्लिकेट करेगा, प्लाज्मिड ट्रांसक्राइब करेगा तो उसके साथ जीन ऑफ इंटरेस्ट भी ट्रांसक्राइब करेगा। एंड अल्टीमेटली जब प्रोटीन बनाएंगे प्लाज्मिड के कुछ जीन्स, तो आपका यहां पर जीन ऑफ इंटरेस्ट भी प्रोटीन बनाएगा, और इस प्रोटीन को हम लोग आइसोलेट कर सकते हैं। इस प्रोटीन का नाम क्या होगा, इंसुलिन, क्योंकि हमने जानबूझ के इंसुलिन के जीन को ही यहां पर इनकॉर्पोरेट कराया है। सो दैट्स हाउ द इंसुलिन इज बीन फॉर्म्ड। लेकिन यहां पर इतना आसान नहीं था इस इंसुलिन को बनाना। इंसुलिन के अंदर दो छोटी छोटी पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं जिनको आप चेन ए और चेन बी बोलते हो, और ये जो दोनों चेन्स हैं ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होती हैं या डाइसल्फाइड ब्रिजेस से जुड़ी होती हैं। जैसे कि ये देखो, ये आपकी चेन ए है, तो चेन ए के अंदर आपका A1 से लेकर A21 अमीनो एसिड्स हैं। यानी अगर आप बात करते हो चेन ए की तो आप बोल सकते हो 21 अमीनो एसिड आपको वहां पर देखने को मिलेंगे, 21 अमीनो एसिड की एक चेन। अगर आप देखते हो चेन बी को, तो चेन बी के अंदर आपको B1 से B30 तक अमीनो एसिड देखने को मिलते हैं, यानी चेन बी के अंदर आपके 30 अमीनो एसिड्स मौजूद हैं। टोटल 51 अमीनो एसिड्स होते हैं ए और बी चेन को मिलाकर। अगर आप देखें यहां पर कि चेन ए है, ये चेन ए एक डाइसल्फाइड ब्रिज बनाती है, ये चेन ए एक डाइसल्फाइड ब्रिज बनाती है और ए के साथ ही आके कनेक्ट हो जाती है, तो इसे आप क्या बोलेंगे, इसे आप बोलेंगे इंट्राचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड। इंट्राचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड। इंट्राचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड क्यों बोला, क्योंकि ये सेम चेन के अंदर ही डाइसल्फाइड बॉन्डिंग हो रही है। एक जगह से आपका सल्फर निकला एक, और उसी चेन के किसी दूसरे सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड के साथ जुड़ गया। जबकि नीचे आप अगर देखेंगे तो ये वाला जो आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड है या ये वाला जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है, ये आपका दो अलग अलग चेन्स के बीच में बन रहा है, यानी आपका ग्रीन चेन और ब्लू चेन के बीच में बन रहा है। तो इंट्राचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड आपको यहां पर एक दिखाई देता है, जबकि अगर आप यहां पर इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड देखेंगे, अगर आप यहां पर इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर आपको 2 नंबर देखने को मिल जाएगा। दूसरा एक डायग्राम देखने की कोशिश करो नीचे, जो कि एनसीईआरटी का डायग्राम है। यहां पर आपकी जो एक चेन है इसके अंदर इंट्राचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड है एक, और इंटरचेन डाइसल्फाइड जो दो चेन्स को जोड़ रहा है ये कितने हैं, ये है आपके 2। यानी ऊपर वाली बात जो है इंटर का नंबर जो है ये हमें कंफर्म हो गया, काफी बार पूछ भी लिया जाता है। दैट्स व्हाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक द नंबर्स इनटू अकाउंट। ठीक है, तो चेन ए में 21 अमीनो एसिड, चेन बी में 30 अमीनो एसिड, और अगर आप चेन ए को देखेंगे तो एक इंट्रा डाइसल्फाइड बॉन्ड उसमें मिलेगा, और अगर आप चेन ए और बी के बीच में देखेंगे तो 2 इंटर डाइसल्फाइड बॉन्ड आपको मिलेंगे। इन मैमल्स द इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज अ प्रो हार्मोन। हमारे अंदर जब इंसुलिन बनती है तो वो एक्टिवेटेड नहीं रहती, वो इनएक्टिवेटेड रहती है इनिशियली। उसको हमें प्रोसेस करना पड़ता है, इसकी प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, यानी मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है, जिसके बाद इंसुलिन अपने रियल एक्टिव रूप में आ पाए, फुल्ली मैच्योर्ड रूप में आ पाए या फंक्शनल रूप में आ पाए। यानी प्रो हार्मोन कैसा है,
इनएक्टिव और नॉन फंक्शनल है। यहां पर होता क्या है, इनएक्टिविटी के लिए सी नाम की चेन प्रेजेंट होती है। मैंने आपको बताया एक्टिव इंसुलिन के अंदर दो चेन्स हैं, चेन ए 21 अमीनो एसिड की, चेन बी 30 अमीनो एसिड की। लेकिन इनके साथ साथ यहां पे क्या प्रेजेंट हो सकती है, यहां पे ये वाली जो चेन आपकी एडिशनली दिखाई दे रही है, ये आपकी क्या है, जो मैं रेड कलर से बना रहा हूं, ये आपकी सी चेन है। अब इस सी चेन को आपको क्या करना है, इस सी चेन को आपको रिमूव करना है। जब आप इस सी चेन को रिमूव करेंगे तब जाके आपकी ए और बी चेन बचेंगी, और इसको आप क्या बोलेंगे, एक्टिव या मैच्योर्ड इंसुलिन। एक्टिव या मैच्योर्ड इंसुलिन कब बनेगा, सी चेन के हट जाने के बाद। यानी जब तक सी चेन मौजूद है उसे आप प्रो इंसुलिन बोलेंगे, और अगर सी चेन हट गई, फ्री सी पेप्टाइड आपकी अलग से प्रेजेंट है, फ्री हो गई आपकी सी पेप्टाइड और ए और बी जुड़ गए हैं, तो इसे आप क्या बोलेंगे, इसे आप अब मैच्योर्ड इंसुलिन बोलेंगे, इसे अब आप मैच्योर्ड इंसुलिन बोलेंगे। सो प्रो हार्मोन कंटेन्स एन एक्स्ट्रा स्ट्रेच called the C peptide which is removed during the maturation of insulin। यानी अगर आप इंसुलिन को प्रो हार्मोन से एक्टिवेटेड हार्मोन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपकी तीन जो पेप्टाइड चेन्स थी ए बी और सी, इनमें से सी को हटा दो, ए और बी के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्डिंग होगी और वो दोनों जब साथ में कनेक्ट हो जाएंगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपका मैच्योर्ड इंसुलिन बन जाएगा। ठीक है, और यहां पर डाइसल्फाइड बॉन्ड कौन बनाता है, ये जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है जिसको आप प्यार से क्या बोलते हो, डाइसल्फाइड तो बोलते हो क्योंकि दो सल्फर जुड़ रहे हैं, इसको आप बायोकेमिस्ट्री में सल्फोहाइड्रिल बॉन्ड भी बोलते हो। तो ये जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है या सल्फोहाइड्रिल बॉन्ड है, कौन सा अमीनो एसिड बनाता है, ये सिस्टीन बनाता है। ये सिस्टीन बनाता है, मिथाइलिन नहीं बनाता, राइट, क्योंकि मिथाइलिन में टर्मिनल पोजीशन पे सल्फर नहीं होता। अगर आपको बॉन्डिंग करवानी है तो टर्मिनल सल्फर की जरूरत पड़ती है। यानी अगर मैं इस अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर को यहां पर ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो यहां पर क्या होगा, यहां पर आपका सेंट्रल सी है, क्योंकि अमीनो एसिड है तो एक साइड में मैं अमीनो ग्रुप बना देता हूं, एक साइड में मैं एसिडिक ग्रुप बना देता हूं, एक साइड में मैं बना देता हूं हाइड्रोजन, और एक साइड में मैं बना देता हूं आर ग्रुप, जो कि क्या हो जाएगा, CH2SH। अब ये हाइड्रोजन यहां से हट सकता है, एंड हाइड्रोजन के हटते ही ये जो सल्फर है क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, और टर्मिनल ग्रुप पे भी प्रेजेंट है तो किसी दूसरे सल्फर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट बना सकता है, जिसे आप क्या कहते हैं, डाइसल्फाइड ब्रिज फॉर्मेशन या डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन या सल्फाहाइड्रिल बॉन्ड फॉर्मेशन, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द 3D फोल्डिंग ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोटीन। समझ लो, एक आपका अमीनो एसिड है नंबर 1 और एक आपका अमीनो एसिड 273, तो 1 और 273 तो बहुत दूर है, ये पास पास नहीं आ सकते, बॉन्डिंग नहीं कर सकते। लेकिन जब एक प्रोटीन अपनी 3 डायमेंशनल कन्फर्मेशन है ऐसे ऐसे, तो समझ लो 273 वाला घूम के यहां कहीं आ गया, ये आपका 1 था, यहां से स्टार्ट हुई प्रोटीन, गौर से देखना, ये 1 है जो मेरे हाथ को मैंने बनाया हुआ है। अब ये 2 3 4 5 6 7 100 तक ऐसे ऐसे आए, 273 ऐसे 3 डायमेंशन में यहीं पर आ गया, तो आसपास में बॉन्ड बन जाएगा। तो पक्की पैकिंग करने के लिए दोनों के बीच में सल्फाहाइड्रिल बॉन्ड बन जाता है कि भाई तुम यहां पे आ चुके हो, यहीं पे रुको, तुम्हें मैं फिक्स कर देता हूं, जिससे 3D स्ट्रक्चर एकदम रिटेन कर सके, हम लोग फिक्स कर सके। ठीक है, ये हो जाता है। जब ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट होगा ना तब सल्फाहाइड्रिल बॉन्ड बनेगा, इन ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट। ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट क्यों, जब ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट होगा तो आपको क्या मिल जाएगा, ऑक्सीजन मिल जाएगा, आपका यहां से H निकलेगा और आपका दूसरा जो सिस्टीन है वहां से भी H निकलेगा, तो O जो है 2 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके क्या बना लेगा, H2O बना लेगा, और लीव कर देगा सेंटर पे क्या, 2 सल्फर, यानी सल्फाहाइड्रिल बॉन्ड या डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, बनाकर दिखा देता हूं जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो। ये चीज आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, बट स्टिल एक बार हम इसे नोट कर लेते हैं। अमीनो एसिड है तो ये आपका कार्बन है, ठीक है, इसके ऊपर मैं यहां पर अमीनो और एसिड ग्रुप बना रहा हूं क्योंकि मुझे हाइड्रोजन का काम है। समझ लो, मैंने एसिडिक ग्रुप बना दिया, मैंने अमीनो ग्रुप बना दिया, यहां पर मैंने हाइड्रोजन बना दिया। अब मैं यहां पर क्या बनाता हूं, CH2 और SH। ठीक है, अब यहां पर मैं एक और सिस्टीन बना देता हूं, तो इसका H यहां पर है, S यहां पर है, जस्ट अपोजिट इसका CH2 यहां पर है, इसका C यहां पर है, ऊपर इसके भी एसिडिक ग्रुप है, नीचे इसके भी अमीनो ग्रुप है, और साइड में इसके भी हाइड्रोजन है। बात खत्म। अब यहां पर क्या है, एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, इसके साथ अगर ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट है, मैंने आपको बताया, तो क्या बन जाएगा आपका, ये H यहां से निकल जाएगा, ये O आपका यहां पर आया है ही, और एक H आपका सेंटर पे से निकल जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा,
आंसर हो जाएगा, आपने -H2O कर दिया है तो क्या बन जाएगा, सल्फा हाइड्रल बॉन्ड बन जाएगा, डाई सल्फाइड बॉन्ड बन जाएगा। C आपका वैसा का वैसा, COH NH3 ग्रुप वैसे के वैसे, CH2 वैसा का वैसा। अब यहाँ पर S है, इसके बीच में एक और बॉन्ड बना S के साथ, CH2 वैसा का वैसा, C वैसा का वैसा, ऊपर COH, नीचे NH3 और आपका इस साइड में हाइड्रोजन। इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, सल्फा हाइड्रिल या डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो कब बनेगा, जब ऑक्सीजन आपका प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है यानी ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन, ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन। ये बात आपकी करेक्ट हो जाती है, इसे आप क्या कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, अब देखो, सिंस दो पॉलीपेप्टाइड चेन है और उनके बीच में आपको डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाने हैं, तो एक पर्टिकुलर जीन से आप दो पॉलीपेप्टाइड तो नहीं बना सकते। तो एली लिली कंपनी ने क्या सोचा कि यार इंसुलिन बनाना तो बहुत डिफिकल्ट है, क्यों ना इसे आसान किया जाए, हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। 1983 में एली लिली जो कि एक अमेरिकन कंपनी है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने 2 डीएनए सीक्वेंस तैयार किए, 2 डीएनए सीक्वेंस बना लिए। एक डीएनए सीक्वेंस जो कि आपका सिर्फ और सिर्फ ए पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड करेगा, यानी 21 अमीनो एसिड थे, तो 63 आपके नाइट्रोजनस बेसिस का सीक्वेंस एक इन्होंने तैयार किया। और बी में 30 अमीनो एसिड से तो 90 नाइट्रोजनस बेस का इन्होंने एक सीक्वेंस तैयार किया, यानी डीएनए के वही कोड लिए बढ़िया वाले, जो कि आगे चल के आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन बनाए इंसुलिन की ए और बी। तो इन्होंने ए के लिए अलग जीन लिया, बी के लिए अलग जीन लिया ऑफ ह्यूमन इंसुलिन, और इन्होंने इनको प्लाज्मिड्स में डाला ऑफ एस्चेरिशिया कोलाई टू प्रोड्यूस इंसुलिन चेन। तो इन्होंने एक प्लाज्मिड के अंदर सिर्फ डाला जीन ए, जो आगे चल के पॉलीपेप्टाइड ए बनाएगा, एक के अंदर इन्होंने सिर्फ डाला जीन बी, जो आगे चल के पॉलीपेप्टाइड बी बनाएगा। तो चेन ए और बी जो है आपकी सेपरेटली बन गई, आपके पास एक प्रोटीन आया सेपरेशन के बाद सिर्फ आपकी ए पॉलीपेप्टाइड, एक प्रोटीन आया आपके पास सिर्फ और सिर्फ बी पॉलीपेप्टाइड। तो आपने इन्हें एक्सट्रैक्ट किया, सेपरेट किया और इनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बनाए इन द लैब, यानी लैब के अंदर केमिकल रिएक्शन से इनके अंदर आपने डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाए। तो अब तो कंप्लीट ह्यूमन इंसुलिन बन जाएगी ना यार। प्रोसेसिंग हमारे हाथ में नहीं है, प्रोसेसिंग हमारे हाथ में नहीं है, मतलब कि अगर मैं एक जीन को एक्सप्रेस करा देता हूं तो ए, बी और सी तीनों के तीनों पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगी। अगर आप कोई प्रोटीएज डालते हो तो वो स्पेसिफिकली सिर्फ सी पेप्टाइड को काटे, ऐसा बहुत मुश्किल है। ये एक बहुत मुश्किल प्रोसेस हो जाता कि आपको ए और बी को रखना है और सिर्फ सी को काट देना है। इट इज वेरी 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 डिफिकल्ट, इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। तो साइंटिस्ट ने सोचा यार सी को तो हम काट नहीं सकते, लेकिन ए और बी को सेपरेटली बना के तो जोड़ सकते हैं ना, हमें तो सिर्फ ए और बी से मतलब है, सी बने ही नहीं तो ये तो और बढ़िया बात है, काटना ही नहीं पड़ेगा, प्रोसेसिंग ही नहीं करानी पड़ेगी। तो हमें क्या है, हमें ए और बी ही बनानी चाहिए और उसको हम लोग बाइंड करवा देंगे। डाइसल्फाइड बॉन्ड तो आपकी स्पेसिफिक पोजीशन के अंदर बनेगी, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाना भी इजी है, तो हम लोग इसको तैयार कर सकते हैं। और सेम चीज करी और सेम चीज एली लिली कंपनी ने परफेक्टली करके एक बढ़िया इंसुलिन तैयार कर दी, ह्यूमुलिन तैयार कर दी। तो क्या हो गया, यहां पर डाइसल्फाइड बॉन्ड बना दिया इन्होंने ए और बी को सेपरेटली सिंथेसाइज करवा के, तो ए और बी चेन इन्होंने सेपरेटली बनवाई। अब अगला जो केस आता है, अब इंसुलिन बन चुकी है बहुत बढ़िया तरीके से, अगला जो केस आता है दैट इज ऑफ जीन थेरेपी। जीन थेरेपी यानी इलाज कर रहे हैं हम किसका, जीन का। अगर किसी बंदे के अंदर, अगर किसी इंसान के अंदर, किसी एनिमल के अंदर जीन रिलेटेड इश्यू है, जीन रिलेटेड प्रॉब्लम है, या तो कोई जीन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है या कोई जीन गलती से एलिमिनेट हो गया है म्यूटेशन के चलते या डिलीशन के चलते, तो उसका काम भी ना रुके, उसके अंदर भी हम कोई ना कोई जुगाड़ लगाए और उस जीन का प्रोडक्ट इंसर्ट कराने की कोशिश करें या स्वयं जीन को इंसर्ट कराने की कोशिश करें। इसे कहा गया जीन थेरेपी। तो यहां पे आपको एक इंसान का हाथ दिखाई दे रहा है जो कि आपके डीएनए को करेक्ट कर रहा है स्कैल्पेल लेकर के। तो यहां पर क्या है, आपको जीन्स को करेक्ट करना होता है जिससे कि वो अच्छे तरीके से काम कर पाए, बढ़िया तरीके से काम कर पाए। तो इट इज अ मेथड टू करेक्ट अ जीन डिफेक्ट डायग्नोज इन अ चाइल्ड और एम्ब्रियो। यानी कि अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज में आप टेस्ट कराते हो, अगर आप बहुत जागरूक हो, तो आप डिजीज को अर्ली स्टेज पर ही डायग्नोज कर सकते हो। या फिर अगर आपका बच्चा पैदा हो गया है छोटी उम्र में, आपने डायग्नोज कर लिया है कि इसके अंदर कोई ना कोई जेनेटिक डिफेक्ट है, तो उसकी ट्रीटमेंट हमें करनी पड़ती है, उस जेनेटिक डिफेक्ट को हमें करेक्ट करना पड़ता है। तो यहां पर क्या होता है, जीन्स आर इंसर्टेड इनटू पर्सन्स सेल्स एंड टिश्यूज टू ट्रीट द हेरिडिटरी डिजीज, इट कंपनसेट्स फॉर द नॉन फंक्शनल जीन।
यानी उस बच्चे के अंदर, उस बेबी के अंदर एक ऐसा जीन था जो या तो डिलीट हो गया था तो कोई प्रोटीन ही नहीं बन रहा, या अगर जीन प्रेजेंट भी है तो म्यूटेट हो गया जो कि एक ऑल्टर्ड प्रोटीन बनाता है, या हो सकता है कि कोई भी काम का प्रोटीन ना बनाता हो। तो बच्चे के अंदर उस प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, और अगर वो प्रोटीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो बच्चे के सर्वाइवल पे इस पे बहुत ज्यादा इससे फर्क पड़ता है। अगर एक प्रोटीन बहुत ज्यादा जरूरी था हमारी लिविंग के लिए, हमारे नॉर्मल मेटाबॉलिज्म के लिए, और वो प्रोटीन डिफरेंट है, तो आपके काफी सारे रिएक्शंस उस प्रकार से काम नहीं कर पाएंगे जैसे करने चाहिए थे, और बच्चे की डेथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें एक फंक्शनल जीन डाल देना है उस बच्चे के सेल्स के अंदर, क्योंकि अगर हमने फंक्शनल जीन डाल दिया है बच्चे के सेल्स के अंदर और सेल्स को बच्चे की बॉडी के अंदर फिट कर दिया है, तो अब जब वो सेल्स डिवाइड करेंगे तो आपका क्या है, आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट जो आपने डाला है, जो आपका अच्छा वाला नॉर्मल फंक्शनल जीन है जो आपने डाला है, वो भी डिवाइड करेगा, वो भी रेप्लिकेट करेगा, वो भी ट्रांसक्राइब करेगा, वो भी ट्रांसलेट करेगा, और नॉर्मल प्रोटीन बना करके बच्चे को देता रहेगा। और इस हिसाब से बच्चे की जान बचाई जा सकती है। बट ये इतना सिंपल नहीं है प्रोसेस जितना सुनने में लगता है। कॉम्प्लेक्सिटीज अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बताऊंगा कि यहां पर क्या क्या दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती हैं। सबसे पहली जो क्लिनिकल जीन थेरेपी की केस स्टडी हमें देखने को मिली, वो देखने को मिली इन 1990। और ये जो क्लिनिकल जीन थेरेपी का केस था, ये 4 साल की एक बच्ची के अंदर परफॉर्म किया गया था जिसको एक बीमारी थी एडीए डेफिशिएंसी। एडीए का मतलब होता है एडिनोसिन डीएमिनेज, यानी जो एडिनोसिन है इससे डिलीट करता है अमीन ग्रुप को, एडिनोसिन से डिलीट करता है अमीन ग्रुप को, इसलिए इसका नाम है एडिनोसिन डीएमिनेज। लेकिन ये एडिनोसिन डीएमिनेज नाम का एंजाइम यहां पर नहीं बन रहा था, यानी एडीए जीन के अंदर यहां पर प्रॉब्लम आ चुकी थी। सो इट इज कॉज्ड ड्यू टू द डिलीशन ऑफ जीन एडिनोसिन डीएमिनेज, द एंजाइम फॉर इम्यून सिस्टम टू फंक्शन। यानी अगर आपका एडीए जीन डिलीट हो चुका है तो अब कोई प्रोटीन नहीं बनेगा, और एडीए नाम का प्रोटीन अगर नहीं बनेगा तो इम्यूनोलॉजिकल जो रिएक्शंस हो रहे थे वो नहीं हो पाएंगे। इससे क्या होगा, बच्चे की इम्यून सिस्टम पर गलत प्रभाव पड़ेगा, एंड अल्टीमेटली उसको कोई भी पैथोजन आकर के हार्म करके चला जाएगा, जिससे कि उसके लाइफ स्पैन के कम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी कि बच्चे की लाइफ पर बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स इसके हमें देखने को मिल सकते हैं। यहां पर हम जुगाड़ क्या क्या लगा सकते हैं, ट्रीटमेंट बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन और एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, दैट इज इंजेक्शन ऑफ फंक्शनल एडीए आर नॉट कंप्लीट क्योर। क्या बोला गया है यहां पर, या तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कर दो, एक बोन मैरो जो है उसको ला करके लगा दो बेबी की बॉडी के अंदर, लेकिन बेबी अगर काफी बड़ा हो चुका है देन अल्टीमेटली काफी सारे सेल्स वहां पर बन चुके हैं, तो अब इस चीज को करने के लिए वी आर टू लेट। सेकंड, अगर आप एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हो कि हाँ भाई मैं एडीए का इंजेक्शन ही ला करके बेबी के अंदर लगा दूं और उसके ब्लड के अंदर डायरेक्टली मैं एडीए नाम का एंजाइम ही पहुंचा दूं, तो वो काम कर पाएगा, बिल्कुल कर पाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरे दोस्त आप कितनी बार ये इंजेक्शन लगवाओगे, आपको बार बार ये इंजेक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा तो एक इंजेक्शन काम आ नहीं सकता, एक पर्टिकुलर टाइमलाइन है जिसमें वो काम कर सकता है, तो आपको बार बार ये चीजें करानी पड़ेंगी, यानी कि अल्टीमेटली क्या है, आपको एक परमानेंट क्योर नहीं मिला। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं कि हमने यहां पर क्या किया। जीन थेरेपी अगर आप यहां पर देखें तो आपको पूरा का पूरा एक फ्लो चार्ट मिल जाएगा, लेकिन सबसे पहले हम इसकी थ्योरी को समझते हैं, आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू सी द फ्लो चार्ट। इन जीन थेरेपी हमने क्या किया, लिम्फोसाइट्स को निकाला फ्रॉम द पेशेंट्स ब्लड एंड ग्रोन इन अ कल्चर, यानी हमने लिम्फोसाइट को निकाला, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट को निकाला और एक कल्चर के अंदर हमने उन्हें ग्रो कर दिया जिससे कि लिम्फोसाइट्स का नंबर बढ़ सके। देन हमने उन सारे लिम्फोसाइट्स के अंदर क्या किया, एक फंक्शनल एडीए का सीडीएनए यूजिंग रेट्रोवायरल वेक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया, और लिम्फोसाइट के अंदर अब क्या आ चुका है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए आ चुका है एडीए का। ओके, सीडीएनए का मतलब क्या है, सीडीएनए इज कोडिंग, तो हमने डायरेक्टली वो चीज डाली है जो कि ऑलरेडी प्रोसेस्ड है, इट इज ऑलरेडी प्रोसेस्ड। ठीक है, तो ये ज्यादा बेहतर विकल्प होता है एज कंपेयर टू टेकिंग द होल जीन डाउन। नाउ इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। एनसीईआरटी की एक एक लाइन के अंदर एक एक कहानी छुपी हुई है, उस कहानी को डिकोड करना हमारा कर्तव्य बनता है। यहां पर क्या बोले, सीडीएनए बन चुका है, देखो यार ये आपका डीएनए, ये आपका डीएनए इतना बड़ा,
ये आपका डीएनए है इतना बड़ा, इट इज व्हाट, इट इज अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को जब आप ट्रांसक्राइब कराते हैं, जब इसे आप एमआरएनए में कन्वर्ट कराते हैं, तो क्या होगा, इनमें से सिर्फ एक स्ट्रैंड ही आपका एमआरएनए में कन्वर्ट होगा। यानी यहां पर क्या हो जाएगा, यानी यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, आपका टेम्पलेट डीएनए का स्ट्रैंड है। ये आपका टेम्पलेट डीएनए है, सिर्फ यही इकलौता स्ट्रैंड आपका आरएनए में कन्वर्ट होगा। उसके बाद इस टेम्पलेट डीएनए के रिस्पेक्ट में क्या बना, आपका आरएनए बना। यानी कौन सी प्रोसेस हुई, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हुई। कौन सी प्रोसेस हुई, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हुई। ट्रांसक्रिप्शन की जब प्रोसेस हुई तो आपका यहां पर क्या बना, आपका एमआरएनए बना, आपका सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए बना। लेकिन एमआरएनए से पहले क्या बनेगा, यूकैरियोट में एचएनआरएनए बनेगा, हेटेरोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए। और हेटेरोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए बनने के बाद क्या होती है, इसकी होती है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में आप क्या करते हो, इंट्रॉन्स का रिमूवल करते हो, यानी क्या करते हो आप लोग, स्प्लाइसिंग वगैरह करते हो। तो अल्टीमेटली जो मैच्योर्ड प्रोसेस आरएनए मिलता है वो आपको क्या मिलता है, छोटा मिलता है। आपको ये मिला एमआरएनए। समझ लो ये एमआरएनए किसका है, ये एमआरएनए है आपके एडीए का। अब एडीए नाम का जो जीन रहेगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, भाई वो भी तो अपना एडीए का एमआरएनए बनाएगा, तभी तो एडीए प्रोटीन बनेगा। अब ये जो एमआरएनए है इसको आपने रेट्रोवायरल वेक्टर में डाला, और रेट्रोवायरल वेक्टर का मतलब क्या है, यहां पर एक एंजाइम है जिसका नाम क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अगर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यहां पर आ चुका है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर देगा, तो एमआरएनए को किस में कन्वर्ट कर देगा, एमआरएनए को कन्वर्ट कर देगा डीएनए में। इसे आपने सीडीएनए बोल दिया। अब इसका साइज देखो यहां पर, और इसका साइज देखो, और काम दोनों का सेम है। ऊपर जो टेम्पलेट डीएनए है ये भी आगे चल के एमआरएनए बनाएगा, और ये एमआरएनए बनाएगा तो भी आपका एडीए का प्रोटीन बनेगा, एडिनोसिन डीएमिनेज। और यहां पे अगर आपने छोटा वाला एमआरएनए मतलब छोटा वाला डीएनए डाल दिया है, तो ये भी आपका एकदम प्रोसेस्ड ही एमआरएनए बनाएगा, और ये भी आपका एडीए का प्रोटीन बनाएगा। आपने सिर्फ इंट्रॉन्स को रिमूव किया है ना भाई, कोई कोडिंग पार्ट तो आपने रिमूव नहीं किया। जो जरूरत की चीजें थी वो तो अभी भी हमारे पास है, सीडीएनए, लेकिन आप कम स्पेस में स्टोर कर सकते हो। तो यहां पर आप देखो, ये वाला जो है मेरे भाई, ये वाला जो टेम्पलेट डीएनए है, इट इज लार्ज एंड इट कंटेन्स इंट्रॉन्स, इट कंटेन्स इंट्रॉन्स। ये टेम्पलेट डीएनए है, इसमें नॉन कोडिंग पार्ट भी है एक पर्टिकुलर जीन का। लेकिन ये वाला जो डीएनए है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जो है, इट इज स्मॉल, इट इज इजी टू स्टोर एंड इट डज नॉट कंटेन इंट्रॉन, इट डज नॉट कंटेन इंट्रॉन। मजा आ गया, ये है बात। तो अब तुम क्या प्रेफर करोगे, एक बहुत बड़ी चीज को किसी के अंदर डालना, या एक छोटी सी चीज जो सेम काम कर रही है उसको किसी के अंदर डालना? अब तुम ऑफिस जाते हो तो डेस्कटॉप थोड़ी उठा के ले जाते हो, चलो भाई मेरा गेमिंग पीसी ले लो, पूरा का पूरा सीपीयू उठा लो कंधे के ऊपर, और बैग में डाल लेता हूं अपना डेस्कटॉप, और भाई हार्ड डिस्क अलग से ले लिए, भाई एक छोटा सा लैपटॉप ले लो, कंपैक्ट, अपने काम तो सेम ही करना है, बल्कि लैपटॉप के अंदर कुछ ना कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा ही मिल रहे हैं आज के दिन में। वही काम हो जाता है आपका सीडीएनए का और आपके टेम्पलेट डीएनए का। जब सीडीएनए आपका सेम काम कर सकता है तो भाई आप इतनी मारामारी क्यों करोगे, सीधा सीधा सीडीएनए बना लो ना रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का इस्तेमाल करके, काम तो सेम होगा ही होगा, राइट। सेम काम हमने यहां पर कर दिया है। तो हमने क्या कर दिया, लिम्फोसाइट के अंदर अब सीडीएनए इंट्रोड्यूस कर दिया, जो कि सेम काम करेगा, एडिनोसिन डीएमिनेज को एक्सप्रेस करेगा। देन दे आर रिटर्न टू द पेशेंट। अब ये जो लिम्फोसाइट मैंने निकाले थे, ये मैं पेशेंट के अंदर डाल देता हूं। अब दिस शुड बी पीरियोडिकली रिपीटेड एज दीज सेल्स आर नॉट इमॉर्टल। भाई इनकी लाइफ स्पैन कितनी है, आप अगर ब्लड सेल का लाइफ स्पैन देखो तो अलग अलग ब्लड सेल का लाइफ स्पैन अलग अलग होता है। किसी का 1 महीने है, किसी का 15 दिन है, किसी का 2 महीने है, किसी का 3 महीने है, मैक्स टू मैक्स मान लो अगर यार चलो 2.5 महीने 3 महीने भी किसी का लाइफ स्पैन है, तो भी 3 महीने बाद तो वापस आना पड़ेगा ना, तब तक तो आपके सेल्स डेड हो जाएंगे, तब तक आपको वापस आना पड़ेगा, दोबारा इस जीन थेरेपी को लेना पड़ेगा, राइट। हाउएवर इफ एडीए जीन from bone marrow cells is introduced into cell at early embryonic stages, this could be a permanent cure। तो परमानेंट क्योर क्या है, एक बार देखो बच्चा बड़ा हो गया तो उसकी बॉडी के अंदर बिलियंस ऑफ सेल्स बन चुके हैं। अगर बच्चा 5 साल का भी है, 4 साल का भी है, 6 साल का भी है, उसके अंदर ऑलरेडी बिलियंस ऑफ सेल है, उसकी पूरी बॉडी तैयार हो चुकी है। अब क्योंकि ज्यादातर ब्लड सेल्स बन चुके हैं, तो अब आप नया क्या तैयार करोगे? बहुत कम ऐसे सेल्स हैं जो आपके बार बार पीरियोडिकली नए बनेंगे। ऑब्वियसली नए सेल्स बनते रहते हैं, लेकिन उनको बनने में टाइम लगता है,
राइट। लेकिन अगर आप इनिशियली जो आपके स्टेम सेल्स है, जिनसे आपकी बॉडी के सारे सेल्स बने, अगर आप उनके अंदर डाल दो भाई एडीए का जीन, तो आपकी बॉडी में जितने भी सारे सेल्स बनेंगे उस जीन के इंसर्शन के बाद सबके अंदर ऑटोमेटिकली जीन की कॉपी चली जाएगी। एक तरफ तो बहुत कम सेल्स के अंदर जीन की कॉपी जा रही है जिनका लाइफ स्पैन ऊपर से लिमिटेड है, लेकिन एक तरफ आपने ऐसा जुगाड़ कर दिया है कि आपने एक फैक्ट्री डाल दी एट द वेरी इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम कि अब आपके जितने भी सेल्स बनेंगे बॉडी में, अगर करोड़ों सेल्स बनेंगे तो आपके उन करोड़ों सेल्स के अंदर एडीए का जीन होगा, तो आपकी बॉडी के अंदर एडीए की कोई कमी नहीं हो सकती। ये आपको देखना है, ठीक है। तो अर्ली स्टेजेस पे इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डायग्नोज द डिजीज, इसीलिए कहा जाता है अर्ली डायग्नोसिस अर्ली द क्योर। जितना जल्दी आप किसी बीमारी को पहचान पाएंगे उतना ही जल्दी, उतना ही अच्छे से आप उस बीमारी को क्योर भी कर पाएंगे विदाउट अ डाउट, ठीक है। तो यहां पर आपके अलग अलग अप्रोच हो सकते हैं। एक तो आप एंजाइम ही डाल दो, जिसे आपने बोला ईआरटी यानी एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, कि मैं एडिनोसिन डिएमिनेज नाम का एंजाइम ले आऊं मार्केट से और मैं एक डॉक्टर से अपने बच्चे के अंदर डलवा लूं कि हाँ भाई इसको एडिनोसिन डिएमिनेज डेफिशिएंसी है, इसके अंदर एडीए की जरूरत है, आप एंजाइम डाल दीजिए। लेकिन मुझे बार बार जाना पड़ेगा। अगर मैं कुछ ब्लड सेल्स को या बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन अगर करवा भी लूं तो भी सिर्फ ब्लड सेल्स के अंदर ही आपका एडीए जा पाएगा। लेकिन अगर मैं इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टेम सेल्स को पकड़ लूं तो जितने भी सेल्स बनेंगे इंक्लूडिंग द ब्लड सेल्स, सबके अंदर एडीए जाएगा। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तब ऑलरेडी बहुत सारे ब्लड सेल्स बन चुके हैं, ऑलरेडी हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल अपना जलवा बिखेर चुका है, तो हम थोड़े से लेट हो चुके हैं। अर्ली स्टेजेस में हाँ अगर हम बोन मैरो के अंदर कर देंगे ना जीन का इंसर्शन, तो आपके लगभग सारे ब्लड सेल्स के अंदर पहुंच जाएगा आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट यानी एडिनोसिन डिएमिनेज का जीन। अब देखो यहां पर पूरा का पूरा आपको प्रोटोकॉल बताया हुआ है। पेशेंट जो है इनके आपने टी सेल निकाले यानी लिम्फोसाइट निकाले, टी लिम्फोसाइट निकाल लिए, आपने इनको कल्चर के अंदर ग्रो किया। आपने फिर क्या किया है, डिफेक्टेड एडिनोसिन डिएमिनेज का जो जीन था, यहां पर तो हम डिलीशन देख रहे हैं तो डिफेक्टिव जीन की हम लोग बात नहीं करेंगे। यहां पर आपने क्या किया, यहां पर आपने सीडीएनए डाल दिया है एक्टिव या फंक्शनल एडिनोसिन डिएमिनेज के जीन का, तो करेक्टेड एडीए जीन आपने डाल दिया। उसके बाद आपने काफी सारे सेल्स बनाए। भाई आपने एक टी सेल डाल दिया बस मॉडिफाई करके, क्या पता कि वो सरवाइव करेगा कि नहीं करेगा। आपने एक डाला है सिर्फ टी सेल, काम ही नहीं बना, तो आपने क्या किया, आपने अब मेरे भाई इसकी हजारों कॉपीज बना ली। आपने टी सेल को मॉडिफाई करने के बाद हजारों सेल्स ग्रो किए, करोड़ों सेल्स ग्रो किए, और उनमें से कुछ सेल्स आपने पेशेंट की बॉडी में इन्फ्यूज बैक कर दिए। कुछ हजारों लाखों सेल्स डालोगे तब मजा आएगा ना, तभी तो आपकी अच्छी क्वांटिटी में एडीए बन पाएगा। आपने 4 सेल डाल दिए आपके ट्रिलियंस ऑफ सेल्स की बॉडी में, क्या फर्क पड़ेगा, क्या उखाड़ लेंगे 4 सेल, कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। इसीलिए आपको अच्छी क्वांटिटी में भी सेल्स डालने हैं, इसीलिए आपने यहां पर 2 बार कल्चर किया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, यानी कि अब आपको बीमारी को पकड़ना है कि आप जल्दी डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस मतलब अलग अलग मॉलिक्यूल से आप पता लगाएंगे वेदर आपके अंदर कोई बीमारी है या नहीं है। जैसे कोविड इज द रीसेंट केस, तो आपको पता है कोविड में हम लोग किस मशीन का इस्तेमाल करते हैं, किस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग आरटीपीसीआर का इस्तेमाल करते हैं, यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का इस्तेमाल करके हम लोग अगर थोड़ा सा भी आपके बॉडी के अंदर वायरल कोई प्रोटीन मिल गया या थोड़ा सा भी अगर वायरल जेनेटिक मटेरियल मिल गया, उसको एम्पलीफाई कर करके हम लोग क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर वायरल इन्फ्यूजन किस हद तक हुआ है। अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई वायरल आरएनए नहीं था तो उसकी कोई भी एम्पलीफिकेशन नहीं होगी, लेकिन अगर आपकी बॉडी के अंदर कोरोना वायरस एंटर कर चुका है तो उसके जीनोमिक मटेरियल को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और उसका अमाउंट इतना बढ़ जाएगा कि वो डिटेक्टेबल हो जाए। ठीक है, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पीसीआर और एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे यानी एलाइजा आर सम टेक्निक्स यूज्ड फॉर अर्ली डायग्नोसिस। अगर आप यहां पर यूरिन सैंपल एनालिसिस की बात करते हैं, सीरम के एनालिसिस की बात करते हैं या फिर ब्लड सैंपल की बात करते हैं, तो ये सारी चीजें आपको नॉर्मल बीमारियां पता लगाने में हेल्प कर सकते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, ये सारे जो टेस्ट हैं ये आपको बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां पता लगाने में हेल्प नहीं कर सकते। जहां पर पैथोजन का अमाउंट एकदम कम है, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज की जरूरत है।
जहां पैथोजन का अमाउंट बहुत धीरे धीरे बढ़ता है और कोई खास सिम्टम भी आपकी बॉडी में नहीं आ रहा है, आपको काफी साल तो पता ही नहीं लगेगा कि आपको कोई बीमारी थी, और जब तक आपको पता लगेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। उस टाइम तक आपकी बॉडी के अंदर पैथोजन का जो अमाउंट है वो बहुत ही रॉबस्टली बढ़ चुका है, एंड अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू डू नथिंग अबाउट दैट। आप कुछ नहीं कर सकते अब, बिकॉज आप ऑलरेडी उस पूरे के पूरे पैथोजन के एक चक्र के अंदर फंस चुके हैं। अब हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या करनी है, अब हमें डायग्नोसिस जल्दी करनी है बस, जिससे कि हम लोग बीमारी का उपचार सही समय पर कर पाए। सो प्रेजेंस ऑफ अ पैथोजन इज नॉर्मली सस्पेक्टेड ओनली व्हेन द पैथोजन प्रोड्यूसेस अ सिम्टम। जब आपको लगेगा कि भाई सिर दर्द हो रहा है तभी आप सर दर्द की गोली खाते हो, तभी आप डॉक्टर के पास जाते हो। जब आपको लग रहा है कि बुखार हो गया, जब आपको लग रहा है कि जुकाम हो गया, तभी आप मेडिकेशन लेते हो, तभी आप मेडिसिन लेते हो। लेकिन अगर आपको कोई सिम्टम ही नहीं आ रहा, पहले धीरे 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 वायरस रेप्लिकेट कर रहा है बहुत कम नंबर में, तो अभी आपका अच्छा पीक जो है नहीं आया है, लेकिन पीक आएगा अचानक से। अचानक से सिम्टम आ गए, लेकिन उस टाइम पर वायरस की ग्रोथ ऑलरेडी बहुत रॉबस्ट हो चुकी है, तो तब तक आप बहुत लेट हो जाते हो। ओके, तो बाय दिस टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ पैथोजन इज ऑलरेडी वेरी हाई इन द बॉडी। जब तक सिम्टम आता है तब तक तो वायरस जलवा बिखेर चुका है, तब तक तो बैक्टीरिया अपना दमखम दिखा चुका है आपकी बॉडी के अंदर। However, very low concentration of pathogen can be detected by amplification of their nucleic acid by PCR. अगर आप पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कराते हो, तो हमने क्या देखा था इनिशियल चैप्टर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में कि पीसीआर के अंदर अगर आप 30 साइकिल्स करा देते हो पीसीआर की, तो एक पर्टिकुलर जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसकी आप लोग 1 बिलियन कॉपीज बना सकते हो। 1 बिलियन कॉपीज बना सकते हो। भाई मेरा टेबल बहुत बड़ा है, इस टेबल के ऊपर एक मिट्टी का कण पड़ा हुआ है, और मैं कहता हूं कि यार उस मिट्टी के कण को मुझे ढूंढना है, क्या मैं ढूंढ पाऊंगा? नहीं। बहुत बड़ा टेबल है, इसका कलर भी मिट्टिया कलर का है, तो मैं नहीं ढूंढ सकता उस मिट्टी के कण को जो कि यहां पर पड़ा हुआ है, बिकॉज इट इज वेरी स्मॉल इन क्वांटिटी, इट इज वेरी माइन्यूट। लेकिन अगर कोई यहां पर एक हैंकी रख देता है जिसके अंदर मिट्टी लगी हुई थी, बहुत अच्छे तरीके से लबालब मिट्टी भरी हुई थी, या फिर अगर हैंकी है इसको तो मैं देख सकता हूं, अगर इसके ऊपर मिट्टी लगी हुई है तो मैं उस मिट्टी के सोर्स का पता लगा सकता हूं। यानी अगर इस हैंकी का एक धागा है, लेट से उसका एक धागे का भी टुकड़ा है और वो टेबल पे पड़ा हुआ है और मुझे ढूंढना है, इट इज अ हेक्टिक टास्क, क्योंकि यहां पर पैथोजन की कंसंट्रेशन बहुत कम है, धागा बहुत छोटा है, जगह बहुत बड़ी है, बॉडी बहुत बड़ी है। लेकिन अगर मैं उस धागे को एम्पलीफाई कर देता हूं, अगर मैं 1 लाख धागों को साथ में जोड़ दूं, या 10 लाख धागों को साथ में जोड़ दूं, या 100 करोड़ धागों को साथ में जोड़ दूं, 1 बिलियन हो गया ना भाई। अगर मैं 100 करोड़ धागे बिखेर दूंगा मेरे टेबल के ऊपर, तब तो मुझे दिखाई देगा, तब तो मुझे रुमाल दिखाई दे जाएगा। अब हमें यही करना है। आपकी बॉडी के अंदर पैथोजन की क्वांटिटी काफी कम है, हम खुद से एम्पलीफाई कर देंगे, हम उस पैथोजन की क्वांटिटी 100 करोड़ गुना कर देंगे, या 10 करोड़ गुना कर देंगे, या 10 लाख गुना कर देंगे, जिससे वो डिटेक्टेबल हो जाए। और जैसे वो डिटेक्टेबल हुआ, हमें पता लग जाएगा भाई आपके अंदर एक पर्टिकुलर पैथोजन अटैक कर चुका है। तो ये 96 वेल प्लेट है जो मैं आपको दिखा चुका था लास्ट लेक्चर के अंदर। 96 वेल प्लेट, यहां पे देखो तो आपके 12 खाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और यहाँ पे 8 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 96 वेल प्लेट, यहाँ पे 12 क्रॉस 8 जो है आपके वेल्स देखने को मिलते हैं, जहां पर आप सैंपल्स को लगा सकते हो लोड करने के बाद। ठीक है, इसको प्लेट को आप एनालिसिस में रखते हो इन द पीसीआर। ये जो है आपको मशीन दिखाई हुई है, ये आपकी पीसीआर मशीन, ये आपकी माइक्रो पिपेट है जिससे आप लोग सैंपल्स डालते हो इन छोटे छोटे ट्यूब्स के अंदर। दिस इज माइक्रो पिपेट। तो होते क्या है आपके पीसीआर और एलाइजा, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। पीसीआर तो देखो हम देख चुके हैं बहुत अच्छे से, एलाइजा के बारे में हमें थोड़ा बहुत पढ़ना है। अब देखो यूजेस ऑफ पीसीआर क्या है, टू डिटेक्ट एचआईवी इन द सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट। एड्स किसकी वजह से होता है? एड्स आपका वायरस की वजह से होता है, जिसका नाम है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। अगर इस वायरस की कंसंट्रेशन बहुत कम है आपके ब्लड के अंदर, तो हमें क्या करना है, उस एचआईवी के वायरस को, उसके जेनेटिक मटेरियल को हमें एम्पलीफाई कर देना है 10 लाख गुना ज्यादा, 1 करोड़ गुना ज्यादा, 100 करोड़ गुना ज्यादा, जिससे कि हमें डिटेक्ट हो जाए। तो एचआईवी को अगर हम एम्पलीफाई कर देंगे, इसको अगर हम एम्पलीफाई कर देंगे तो हमें दिखने लग जाएगा, डिटेक्टेबल हो जाएगा। यस, डिटेक्टेबल हो जाएगा।
Second important thing which we can use via PCR is to detect mutation in genes in cancer patient. कोई कैंसर पेशेंट है तो कैंसर के जो सेल्स होते हैं उनमें कोई ना कोई म्यूटेशन हुई होगी, उनमें कोई ना कोई चेंजेस आए हुए होंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, उन म्यूटेशंस को डिटेक्ट कर सकते हैं। और ये डिटेक्शन कैसे होती है, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग फेनोमेना है, इसके बारे में बात करते हैं। और आप कैंसर के साथ साथ अदर जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में भी बात कर सकते हैं और भी म्यूटेशंस को आप पता लगा सकते हैं। कैसे, देखो, एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए जो है इसको आप रेडियो एक्टिवली लेबल्ड कर देते हो और आप इसे कहते हो प्रोब। और ये डेफिनेशन आपको 100 बार मिल जाएगी नीट के पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स के अंदर। प्रोब एक डीएनए भी हो सकता है, एक आरएनए भी हो सकता है, लेकिन ये क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, जिससे किसी और सिंगल स्ट्रैंड के साथ जाकर बाइंड कर सके। इसे आप क्या बोलते हैं, प्रोब, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है। जब ये बाइंड करता है ना तो चमक जाता है। आप जब इसे ऑटो रेडियोग्राफी में देखेंगे तो चमकता हुआ आपको बाइंडेड प्रोब दिखाई देता है। अगर ये किसी के साथ बाइंड नहीं करता तो नहीं चमकता। सो ये प्रोब जो है इट इज अलाउड टू हाइब्रिडाइज टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इन अ क्लोन ऑफ सेल्स फॉलोड बाय डिटेक्शन यूजिंग ऑटो रेडियोग्राफी। क्योंकि आप जो है इस रेडिएशन को, इस रेडियो एक्टिव मटीरियल को आंखों से नहीं देख सकते। आपको भ्रम नहीं होना चाहिए इस बात का कि सर मुझे तो जगमग चमकता हुआ जो है अपना स्ट्रैंड नहीं दिखाई दे रहा है एक प्लेट के ऊपर, नहीं दिखाई देगा, बिकॉज आवर आईज आर नॉट कैपेबल ऑफ डिटेक्टिंग द रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। अगर रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल्स हमें दिखाई ही दे जाते नॉर्मल आंखों से, नेकेड आइज से, तो मैडम मैरी क्यूरी की डेथ ना हुई होती, क्योंकि उनके लैब्स के अंदर काफी सारे रेडियो एक्टिव सैंपल्स और काफी सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के ट्रेसेस मिले, जो कि उनकी बॉडी में धीरे धीरे अक्यूमुलेट होते गए। तो अगर उन्हें नॉर्मल आंखों से दिखाई दे रहा होता कि उनकी बेंच टॉप के ऊपर या फिर उनके वर्क स्टेशन पे काफी जगह अगर रेडियो लेबल्ड एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, तो अल्टीमेटली शी कुड प्रोटेक्ट हरसेल्फ। लेकिन उनकी डेथ का जो मेन कॉज बताया जाता है वो यही था कि शी वाज मोर एक्सपोज्ड टू द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऑफ वैरायटी ऑफ एलिमेंट्स या फिर रेडियो लेबल्ड मॉलिक्यूल्स या रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल्स। तो यहां पर क्या है, आपको ऑटो रेडियोग्राफी का इस्तेमाल करना चाहिए। जब आप ऑटो रेडियोग्राफी का इस्तेमाल करते हो तभी आपको बाइंडेड मॉलिक्यूल्स, चमकते हुए मॉलिक्यूल्स दिखाई देंगे। द क्लोन हैविंग द म्यूटेटेड जीन will hence not appear on the photographic film because probe will not have complementary binding with the mutated gene। अब यहां पर बात क्या हुई, यहां पर बात ये हुई कि आपने एक पर्टिकुलर यहां पर कंडीशन रखी है that there are variety of single stranded DNAs। अब आपको पता है कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर जो जीन है उसमें क्या सीक्वेंस है, तो यहां पर आपके सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आपने रखे हुए हैं, ठीक है। और इन डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री, सिंस आपको इसका सीक्वेंस पता है, इसके कॉम्प्लीमेंट्री आपने क्या बना लिया, इसके कॉम्प्लीमेंट्री आपने बना लिया प्रोब। ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आरएनए हो सकता है, ये आपने प्रोब बना लिया। तो यहां पे सीक्वेंस क्या है, यहां पर इन डीएनए के अंदर सीक्वेंस क्या है, ATGCA। ATGCA, तो यहां पर क्या हो जाएगा, TACGT, ठीक है, TACGT मान लो। तो यहां पर क्या हो गया, ATGCA, ATGCA, ATACA। अब यहां पे म्यूटेशन हो गई, हमें कैसे पता लगेगा वो हमें देखना है। ATGCA, ATCCA, यहां पे म्यूटेशन हुआ, ठीक है। अब ये जो प्रोब है कहां पर जाकर बाइंड करेगा, टी आपका ए से कॉम्प्लीमेंट्री है, ए टी से, सी जी से, जी सी से, ए टी से, यानी यहां पर अच्छे से जाकर बाइंड कर गया। यहां पर ये जगमगा उठेगा जब आप इसे ऑटो रेडियोग्राफी के अंदर देखोगे, आपको पता लग गया जगमगा रहा है, यानी ये जीन आपका सही है, इसकी कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग आपके नोन प्रोब के साथ हो गई। यहां पर बाइंडिंग हुई, ये भी जगमगा उठा, बढ़िया, यहां पर आपको देखने को मिल गई प्रोब के साथ बाइंडिंग। यहां पर बाइंडिंग हुई, ये भी जगमगा उठा, ठीक है, यहां पर अच्छी बाइंडिंग हो गई। यहां पर भी बाइंडिंग हुई, ये भी जगमगा उठा, अच्छी बाइंडिंग देखने को मिली। बट ये जो आपके दोनों हैं जो नीचे दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों पर प्रोब बाइंड नहीं किया, प्रोब नॉट बाउंड। क्यों? क्योंकि प्रोब बाइंड नहीं किया, क्योंकि प्रोब वॉज नॉट कॉम्प्लीमेंट्री। यहां पर ए और सी में म्यूटेशन आ चुकी है, प्रोब नॉट बाउंड सिंस इट इज म्यूटेटेड, क्योंकि ये म्यूटेटेड है।
और अगर ये म्यूटेटेड है तो आपको कंफर्म हो गया कि ये दो जीन्स या दो डीएनए के सीक्वेंस जो नहीं चमके, इनमें कोई ना कोई गड़बड़ है, इनमें कोई ना कोई म्यूटेशन है, इनमें कोई ना कोई बीमारी है। क्योंकि आपके जो नॉन जीन्स थे, आपको पता है कि आपकी बॉडी के अंदर नॉर्मल जीन का सीक्वेंस क्या है। इसी प्रकार से आप अलग अलग प्रोब भी ले सकते हो। समझ लो आपने 6 अलग अलग जीन्स लिए होते, अलग अलग डीएनए सीक्वेंस लिए होते, तो उनके लिए 6 अलग अलग प्रोब्स भी आप डाल देते, तो आप वहां पर क्या डिटेक्ट कर लेते कि जो प्रोब बाइंड नहीं हुआ उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है, उसके कॉरेस्पॉन्डेंस में जो डीएनए था उसमें म्यूटेशन हो चुकी है। क्योंकि म्यूटेशन हो चुकी है तो यहां पर सिंगल स्ट्रैंड्स की बाइंडिंग नहीं होगी। अगर कोई बाइंडिंग नहीं होगी तो ये जगमगाते हुए नहीं दिखाई देंगे। सिमिलरली कोई और जेनेटिक डिसऑर्डर है, जो थर्ड पॉइंट में हमने बताया है, कोई और जेनेटिक डिसऑर्डर है तो उसको आप लोग टेस्ट कर सकते हो। जेनेटिक डिसऑर्डर अगर म्यूटेशन की वजह से है तो आप प्रोब इस्तेमाल कर लो। प्रोब आपका बाइंड नहीं करेगा, फोटोग्राफिक फिल्म पर कोई भी जगमगाती हुई इमेज नहीं दिखाई देगी, एक डार्क बैंड आपको दिखाई देगा। डार्क बैंड मतलब कोई प्रोब बाइंड नहीं हुआ है, इसका मतलब देयर वाज नो कॉम्प्लीमेंटैरिटी, एंड इफ देयर वाज नो कॉम्प्लीमेंटैरिटी यानी सीक्वेंस में कुछ बदलाव आए हैं, यानी म्यूटेशन हुई होगी। दिस वाज मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। आपको पता लग गया भाई म्यूटेशन है, कैंसर का खतरा है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज एलाइजा। एलाइजा का फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड। एलाइजा का मतलब है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसिड। ऐसे का मतलब है एक रिएक्शन जिसे हम कुछ एनालाइज कर रहे हैं। एंजाइम लिंक्ड का मतलब यह है कि आपने यहां पर एंजाइम को लिंक कर दिया है, आपने एंजाइम को यहां पर अटैच कर दिया है। किसके साथ? इम्यूनो के साथ, यानी एंटीबॉडी के साथ। इम्यूनोलॉजी की सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी कौन है? एंटीबॉडी। तो आपने यहां पर एंटीबॉडी के साथ क्या अटैच कर दिया है? एंजाइम अटैच कर दिया है। तो अगर आप एंजाइम को अटैच कर देते हो एक एंटीबॉडी के साथ इन अ सॉल्यूशन और आप उसे इस्तेमाल करते हो फॉर गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ कंक्लूजन, तो पूरा नाम क्या हो जाएगा? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड। अब यहां पर क्या है? यहां पर आपकी एक एंटीबॉडी पड़ी हुई है। इस एंटीबॉडी में क्या है? आपका टारगेट एंटीजन बाइंड कर सकता है। आपको पता है एंटीबॉडी इज वेरी स्पेसिफिक टू एंटीजन। अगर एंटीबॉडी एंटीजन साथ साथ आ गए तो इसका मतलब एंटीजन प्रेजेंट है। देखो यार, ये दो तरीके से हो सकता है एलाइजा। या तो आपके पास एंटीबॉडी, आप एंटीजन को ढूंढ रहे हो, या आपके पास एंटीजन है, आप एंटीबॉडी को ढूंढ रहे हो। दोनों प्रकार से आप काम कर सकते हो। समझ लो कि आपकी बॉडी के अंदर हम लोग ढूंढना चाहते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन या ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। क्या है ये? ये आपके वो हार्मोन्स हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान बनते हैं, प्लेसेंटा बनाता है सिर्फ, यानी ये सिर्फ और सिर्फ उस फीमेल के अंदर बनेंगे जो प्रेग्नेंट है, नॉन प्रेग्नेंट के अंदर नहीं बनेंगे। तो मैं क्या करता हूं, मैं एक मेम्ब्रेन ले लेता हूं और उसके ऊपर मैं लगा देता हूं, चिपका देता हूं एंटीबॉडीज रिलेटेड टू HPL एंड HCG। अब अगर एक फीमेल का मैं सैंपल उठा करके यहां पर डालूं, अगर वो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं है तो उसके अंदर HPL HCG का एंटीजन नहीं है, तो एंटीबॉडी के साथ किसी की बाइंडिंग नहीं होगी, कोई कलर मुझे नहीं दिखाई देगा। यानी कि अगर कलर नहीं आया, अगर स्ट्रिप के ऊपर मार्किंग नहीं आई, फीमेल इज नॉट प्रेग्नेंट। लेकिन अगर फीमेल प्रेग्नेंट है तो उसके अंदर ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन पाया जाएगा। जैसे मैं उसका सैंपल डालूंगा प्रेगनेंसी टेस्टिंग किट के ऊपर, उस स्ट्रिप के ऊपर, तो क्या हो जाएगा? कलर मुझे दिखने लग जाएगा, यानी एंटीजन एंटीबॉडी की बाइंडिंग हो चुकी है, यानी फीमेल प्रेग्नेंट है। लेकिन क्या ये कलर खुद उस एंटीजन एंटीबॉडी के रिएक्शन से आया है? नहीं। यहां पर क्या होता है, यहां पर आप ये जो एंटीबॉडी है ना, इसके साथ एंजाइम को लिंक करते हो। ये एंजाइम क्या करता है? जैसे ही एंटीबॉडी एंटीजन से जाकर बाइंड करेगी, ये एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा और ये आपके सबस्ट्रेट को एक कलर्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा, और ये कलर हमें दिखाई देता है। तो ये कलर कब दिखाई देगा? जब सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है। प्रोडक्ट कब बनेगा? जब एंजाइम एक्टिवेट हुआ है। और एंजाइम कब एक्टिवेट होगा? जब एंटीबॉडी एंटीजन के साथ बाइंड करेगी, यानी एंटीजन आपका प्रेजेंट है। तो अगर आपको कलर दिखा, इसीलिए आपने एंजाइम को लिंक किया है, इसको पकड़ना बहुत आसान हो जाता है। आपको कलर दिखा, एंटीजन प्रेजेंट, कलर नहीं दिखा, एंटीजन एब्सेंट, एज सिंपल एज दैट। सिंपल सी बात है। तो आपने सैंपल ये लिया है, इसके अंदर देखो आपका एंटीजन भी है और बचे खुचे मॉलिक्यूल्स भी हैं। अब यहां पर क्या है, सॉलिड फेज में नीचे यानी कि मेम्ब्रेन के ऊपर मैंने क्या कर रखा है, एंटीबॉडीज बाइंड करवा रखे हैं। अब एंटीबॉडी पे 10 प्रकार की चीजें आकर के बाइंड नहीं कर सकती, इट इज वेरी स्पेसिफिक, तो सिर्फ आपका एंटीजन बाइंड किया है।
अब एंटीजन के ऊपर मैंने सेकंड एंटीबॉडी बाइंड करा दी है। अब ये एंटीजन है तो एंटीबॉडी से बाइंड करेगा, एक और एंटीबॉडी से भी ये बाइंड कर सकता है, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो एक और एंटीबॉडी यहां पर आकर बाइंड करे। इस एंटीबॉडी के साथ आपका क्या अटैच है, एंजाइम, और ये एंजाइम आपके नॉर्मल इस ब्लैक से रिएक्टेंट को कन्वर्ट कर देगा कलर्ड से प्रोडक्ट के अंदर। तो कलर्ड प्रोडक्ट यहां पर देखने को मिल गया। अगर कलर्ड प्रोडक्ट देखने को मिल गया, आप बता दोगे कि हाँ भाई एंटीजन यहां पर मौजूद था। आप उल्टा भी कर सकते हो, आप नीचे सॉलिड फेज के ऊपर क्या रख सकते हो, एंटीजन को, और आप एक एंजाइम से लिंक्ड एंटीबॉडी को फ्लो करवा सकते हो। राइट, आपके ब्लड के अंदर अगर उस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनी हुई पाई गई तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ एंटीजन कभी ना कभी आपकी बॉडी के अंदर आया था। तो बाइंडिंग आपको कलर से दिखाई देती है, दैट्स व्हाई एलाइजा इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अलग अलग प्रकार का एलाइजा होता है, जैसे कि मैंने आपको बोला आप सॉलिड फेज में एंटीबॉडी यूज करो, आप सॉलिड फेज में एंटीजन यूज करो। आपका सैंडविच एलाइजा भी होता है विच इज नॉट इन योर सिलेबस, लेकिन जब आप रिसर्च लेवल पर जाते हैं तो आप काफी डिटेल में इन चीजों को पढ़ते हैं। अगर आप बोलेंगे आई शॉली मेक अ वीडियो ऑन दिस, गोइंग टू बी क्वाइट इररिलेवेंट बट अ बिट इंटरेस्टिंग होगी, बहुत मजा आ जाएगा आपको समझ करके। तो जिसको जानने का शौक है वो मुझे एक बार पिंग कर सकता है, एंड अल्टीमेटली वी विल श्योरली मेक इट अप। सो एलाइजा इज बेस्ड ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। एंटीजन और एंटीबॉडी का इंटरेक्शन काफी स्पेसिफिक होता है, इनकी बाइंडिंग काफी स्पेसिफिक होती है, और इसी चीज पर बेस्ड है हमारा एलाइजा। इन्फेक्शन बाय पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन। अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई पैथोजन आया है, कोई बीमारी कॉज करने वाला बैक्टीरिया आया है, वायरस आया है, प्रोटोजोवन आया है, तो अपने पूरे सेल को लेकर आया होगा या कुछ पार्ट लेकर आया होगा। जैसे अगर वायरस आया तो हमारी बॉडी के अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल तो इनिशियली लेकर आया होगा ना, और अंदर आने के बाद प्रोटीन भी बना लेगा। बैक्टीरिया आया है, अपनी मेम्ब्रेन लेकर आया है, यानी ग्लाइकोप्रोटीन लेकर के आया है। कोई और आपका पैथोजन आया है, प्रोटीनेशियस आपका कंटेंट लेकर आया होगा, कार्बोहाइड्रेट लेकर आया होगा। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर आपके प्रोटीन्स या जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, इन बैक्टीरियाज के, इन माइक्रोब्स के, इन पैथोजन्स के एंटीजन का काम करते हैं, और इनको हम लोग एंटीबॉडीज से डिटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई पैथोजन आया है तो हमारी बॉडी उनके खिलाफ कुछ हथियार तैयार करती है, कुछ वेपन्स तैयार करती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज। तो हम या तो ये देख सकते हैं कि हमारे ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज पाई गई हैं कि नहीं किसी और पैथोजन के खिलाफ, जिससे कि हमें पता लग जाए दैट पैथोजन हैज श्योरली एंटर्ड इनटू आवर बॉडी, तभी उसके खिलाफ हथियार हमारे ब्लड में पाए गए। या तो आप लोग डायरेक्टली एलाइजा का इस्तेमाल कर सकते हो, आप आपके ब्लड के अंदर एंटीजन को भी डिटेक्ट कर सकते हो कि आपके ब्लड के अंदर पैथोजन है कि नहीं, वहीं से आपको पता लग जाएगा और पैथोजन की कंफर्मेशन आपको मिल जाएगी, जिससे आप अर्ली डायग्नोसिस कर पाओगे कि भाई पैथोजन आ चुका है, अभी कम क्वांटिटी में है लेकिन आ चुका है, तो आप इसको करेक्ट कर सकते हो। ये बात थी आपकी एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, इन द फील्ड ऑफ बायोफार्मास्यूटिकल, इन द फील्ड ऑफ थेराप्यूटिक्स। नाउ ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ट्रांसजेनिक एनिमल्स का मतलब एकदम सिंपल सा है, जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स यानी कुछ एनिमल्स हैं जिनको आपने जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया है, उनके अंदर आपने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया है, ठीक है। तो ये एनिमल्स किस काम आ सकते हैं, किस प्रकार से आपकी सहायता कर सकते हैं, इनके बारे में हमें पढ़ना है। सो वी हैव ऑलरेडी सीन द ट्रांसजेनिक क्रॉप्स। हम लोग बात कर चुके हैं बीटी कॉटन की, बीटी ब्रिंजल की, बीटी टमाटो, बीटी पोटैटो, बीटी कॉर्न, काफी सारी चीजें हमने देखी। उसी प्रकार से आप एनिमल के अंदर भी अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट करा सकते हो, और आप अलग अलग तरीके से उस ट्रांसजेनिक एनिमल का, उस जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल का इस्तेमाल कर सकते हो। तो कैसे हमें इस्तेमाल करना है वो चीज देखने लायक है। यहां पर देखो ट्रांसजेनिक एनिमल्स की डेफिनेशन। दीज आर द एनिमल्स whose genome has been altered by introduction of an extra or foreign gene by manipulation। यानी एक एनिमल के अंदर जो जीन्स पहले से प्रेजेंट थे वो तो है ही, आपने एक एक्स्ट्रा जीन को उनकी बॉडी के अंदर डाल दिया है, यानी आपने अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को उनकी बॉडी के अंदर डाल दिया है, तो अब वो एनिमल क्या कहलाएगा, ट्रांसजेनिक एनिमल कहलाएगा, या आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल कहलाएगा। जैसे आपने देखा है यहां पर ग्लोइंग डार्क रैट है, आपका ग्लो इन डार्क रैबिट है, आपका ग्लो इन डार्क या ग्लो इन वाटर फिश है, आपके ट्रांसजेनिक पिग्स है, आपके ट्रांसजेनिक गोट है, आपके ट्रांसजेनिक शीप है, आपके ट्रांसजेनिक काउज है।
इनको अलग अलग प्रकार से हम लोग अलग अलग कामों के लिए मॉडिफाई करते हैं। तो कैसे मॉडिफाई करेंगे, इनकी एप्लीकेशंस क्या है, वी आर गोइंग टू रीड अबाउट दैट। ट्रांसजेनिक रैट्स, रैबिट, पिग, शीप, काउ, फिश सारी की सारी तैयार करी जा चुकी है आज के दिन में। ट्रांसजेनिक हॉर्सेस भी आपको देखने को मिलते हैं, ट्रांसजेनिक माइस भी आपको देखने को मिलती है। अधिकतर जो आपके डायग्राम्स है वो साइड में आपको दिखाए जा चुके हैं, लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा जो आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल पाया जाता है वो है माइस। यानी पूरी दुनिया में अगर 100 ट्रांसजेनिक एनिमल्स प्रेजेंट है तो उसमें से 95 सिर्फ और सिर्फ माइस ही हैं, क्योंकि इनका सबसे ज्यादा हम लोग इस्तेमाल करते हैं फॉर जनरल जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स, और इसके साथ साथ इनका क्लिनिकल टेस्टिंग एंड ट्रायल्स में, ड्रग्स के ट्रायल्स में, अलग अलग केमिकल्स की सेंसिटिविटी, टॉक्सिसिटी इफेक्ट देखने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि मैमल से रिलेटेड है, ऑब्वियसली खुद भी मैमल है और बहुत ही छोटे हैं साइज में, रिप्रोडक्टिव साइकिल बहुत ठीक है, लाइफ स्पैन भी ठीक ठाक है। तो अल्टीमेटली काफी सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इनको बहुत ज्यादा सूटेबल बनाते हैं फॉर नॉर्मल स्टडीज, नॉर्मल बायोलॉजिकल स्टडीज। इनको आप लोग लैब के अंदर भी रख सकते हो, एक छोटी सी जगह में रख सकते हो, नॉर्मल खाने पीने का कुछ भी दे सकते हो, ये बहुत ज्यादा सिलेक्टिव नहीं होते। गेहूं के दाने भी रख दोगे, बाजरा भी रख दोगे, जवार भी रख दोगे, किसी के भी ऊपर ये आपका फीड करके रिप्रोड्यूस करते रहते हैं। तो इनको सिलेक्ट किए जाने की काफी सारी अच्छी वजहें हमारे पास है। अब देखो बेनिफिट्स क्या हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स के, इन सारे पॉइंट्स को हम लोग वन बाय वन स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहला जो बेनिफिट है ट्रांसजेनिक एनिमल का वो ये है टू स्टडी नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। यानी देखो ह्यूमन के ऊपर आप डायरेक्टली रिसर्च नहीं कर सकते, आप किसी जीन को ऑल्टर नहीं कर सकते, आप किसी जीन के रेगुलेशन को ठीक तरीके से नहीं पढ़ सकते, लेकिन आप ह्यूमन से रिलेटेड किसी मैमल के ऊपर तो ये सारी स्टडीज कर सकते हैं। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर किसी जीन को कैसे रेगुलेट किया जा सकता है, किसी जीन के एक्सप्रेशन को कैसे बढ़ाया जा सकता है, अगर मुझे ज्यादा प्रोटीन चाहिए, किसी जीन के एक्सप्रेशन को कैसे कम किया जा सकता है, हाइपो एक्सप्रेशन मुझे चाहिए, मुझे उस जीन को ऑफ करना है, किसी जीन का मेरी बॉडी में क्या प्रभाव पड़ सकता है, वो मेरे लिए क्या काम कर रहा है, इसके लिए हम क्या करते हैं, एनिमल्स के ऊपर स्टडी करते हैं। हम नॉकआउट करके देखते हैं अलग अलग जीन्स को। नॉकआउट करके देखने का मतलब हम जीन को हटा देते हैं एक एनिमल की बॉडी से। जैसे हमने क्या देखा था कि 4 साल की जो बच्ची थी जो कि एडीए डेफिशिएंसी से जूझ रही थी, उसकी बॉडी में इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस बहुत अच्छे नहीं थे, उसका इम्यून सिस्टम काफी वीक था। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त उसके अंदर एडिनोसिन डीएमिनेज नाम का एंजाइम नहीं है। यानी अगर मैं एडिनोसिन डीएमिनेज के जीन को हटा दूं तो इम्यून सिस्टम खत्म हो जाएगा। तो अगर सारे के सारे जीन्स ठीक थे तो इट्स वेल एंड गुड। अगर मैंने एक जीन को हटाया, एक फंक्शनल जीन को रिमूव किया, नॉकआउट कर दिया, तो उसकी डेफिशिएंसी से इम्यून सिस्टम खत्म हो गया। तो मुझे क्या पता लगा कि एडीए जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून सिस्टम। जब तक एडीए जीन था तब तक इम्यून सिस्टम अच्छा था, एडीए जीन के जाते ही इम्यून सिस्टम खत्म हो गया, राइट। ऐसे कोई और जीन है जो कि समझ लो ग्लाइकोजन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर मैं उस जीन को हटाता हूं तो एनिमल के अंदर मैं नोटिस करूंगा क्या चेंजेस हुए हैं, भाई ग्लाइकोजन सिंथेसिस नहीं हो रही है। इसका मतलब जो जीन अब मैंने नॉकआउट किया है वो ग्लाइकोजन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल था। सिंपल सी बात है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर नॉकआउट और नॉक-इन से या हाइपर एक्सप्रेशन और हाइपो एक्सप्रेशन ऑफ जीन से प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि किस जीन का क्या परिणाम हो सकता है, किस जीन से कौन कौन से काम हमें मिल रहे हैं, कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज हो रही है। सेकेंड, द स्टडी ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ जीन इन डेवलपमेंट ऑफ अ डिजीज। एक बीमारी पैदा करने के लिए कौन कौन से जीन्स का रोल है, चाहे वो म्यूटेशन हो चाहे वो डिलीशन हो, उन जीन्स को हम लोग स्टडी कर चुके हैं विद द हेल्प ऑफ वैरायटी ऑफ एनिमल्स। तो हम एनिमल मॉडल्स तैयार करते हैं, जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस का हमारे पास अलग मॉडल है, अल्जाइमर डिजीज का हमारे पास अलग मॉडल है, कैंसर का हमारे पास अलग मॉडल है। तो हम उन एनिमल्स में पर्सनली स्टडी कर सकते हैं कि कौन कौन से जीन में डिफेक्ट है जिनकी वजह से उन्हें एक पर्टिकुलर बीमारी हुई है। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, हम लोग अलग अलग चीजें बनवा सकते हैं इन जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल से। जैसे हमने क्या बनवाया, हमने एक समझ लो जेनेटिकली मॉडिफाइड गाय बनवाई जिसके अंदर दूध के अंदर प्रोटीन बहुत तगड़ा है। तो अब क्या हुआ, प्रोडक्ट की एफिशिएंसी बढ़ गई, प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ गई, जस्ट बिकॉज ऑफ द चेंज इन इट्स जेनेटिक मटेरियल, जस्ट बिकॉज ऑफ द इनकॉर्पोरेशन ऑफ एन एडिशनल जीन। वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग, ये तो सबको पता है यार। इनिशियली आप वैक्सीन किस पे टेस्ट करते हो, मैमल्स के ऊपर। तो मैमल्स में सबसे लोअर मैमल से आप शुरुआत करते हो। जैसे माइस के ऊपर आपने टेस्ट किया एक बैच के ऊपर कि वैक्सीन किस हिसाब से काम कर रही है, देन आप उसे टेस्ट करते हो मंकीज के ऊपर विच आर
प्राइमेट्स विच आर लाइक मोर क्लोजली रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स। फिर आप एक पेशेंट के ग्रुप पे टेस्ट करते हो, देन आप लोग उसको कमर्शियलाइज कर सकते हो आफ्टर प्रॉपर अप्रूवल। तो वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग के लिए इनिशियली आपको काफी सारे ट्रांसजेनिक एनिमल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे ट्रांसजेनिक माइस, ट्रांसजेनिक मंकी और सो। केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग यानी टॉक्सिसिटी टेस्टिंग, एक पर्टिकुलर केमिकल की कितनी मात्रा दी जा सकती है किसी एनिमल को, उस पर हम लोग टेस्टिंग करते हैं। देखो यार, अगर कोई दवाई बनती है, कोई मेडिसिन मार्केट में आती है, तो उसका डोज भी स्पेसिफाइड होता है। अगर आपने कभी दवाई देखी है या नॉर्मल अगर आपने पैरासीटामोल का पत्ता भी पीछे से देखा है, तो उसके ऊपर डोज लिखा रहता है, 50 mg, 100 mg, 150 mg और सो। अलग अलग दवाइयों का अलग अलग डोज हो सकता है। आपको कितना डोज लेना है ये उस दवाई के ऊपर मेंशन्ड रहता है। ये डोज हम कैसे निकालते हैं? एक पर्टिकुलर लेवल होता है जिससे कम में दवाई काम नहीं करेगी, जिससे ज्यादा में एक टॉक्सिक इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा, आपकी बॉडी में दवाई बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो आपको एक मीन लेवल तैयार करना होता है, यानी आपको टॉक्सिसिटी टेस्टिंग करनी पड़ती है कि मैं दवाई का क्या लेवल दूं कि वो टॉक्सिक ना हो जाए, और मैं दवाई का क्या लेवल दूं कि वो कम ना पड़ जाए। तो वो रेंज जो मैं डिसाइड करता हूं वो भी अलग अलग एनिमल्स पे दवाई दे करके मैं करता हूं। पहले किसी में कम दवाई दी, 5 mg देकर देखा, अफेक्ट नहीं पड़ा। 10 mg देकर देखा, अफेक्ट नहीं पड़ा। 15 mg देकर देखा, अफेक्ट नहीं पड़ा। 20 mg देकर देखा, अच्छा इफेक्ट पड़ा। 25 mg अच्छा इफेक्ट पड़ा। 30 mg अच्छा इफेक्ट पड़ा। 50 mg टॉक्सिसिटी हो गई। तो मुझे क्या लगा, अब यार ये 25 से 35 का जो डेटा है, जो रेंज है, वो करेक्ट है। तो ऐसे में क्या करता हूं, एक टॉक्सिसिटी रेंज तैयार करता हूं कि हाँ, इतने में कोई डिजीज को ट्रीट करने के लिए हम दवाई ले तो टॉक्सिक नहीं है, इससे ऊपर ले ली तो टॉक्सिक हो जाएगी। उसी हिसाब से हम लोग डोजेस तैयार करते हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को हम लोग वन बाय वन पढ़ने की कोशिश करते हैं। नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, यानी आपकी बॉडी के अंदर होने वाले जो रिएक्शंस हैं, आपकी बॉडी के अंदर चलने वाले जो प्रोसेसेस हैं, उनको हम कैसे देख सकते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर यूज्ड टू स्टडी जीन रेगुलेशन एंड हाउ दे अफेक्ट नॉर्मल बॉडी फंक्शन एंड इट्स डेवलपमेंट। आप जीन्स को कैसे रेगुलेट कर सकते हो, जीन्स का कैसे एक्सप्रेशन बढ़ा सकते हो, यानी उन्हें कैसे हाइपर एक्सप्रेस कर सकते हो, जीन का कैसे एक्सप्रेशन घटा सकते हो, यानी कैसे उन्हें हाइपो एक्सप्रेस कर सकते हो। यानी आप उन फैक्टर्स के बारे में पढ़ते हो जो जीन को अप रेगुलेट या डाउन रेगुलेट कर सकते हैं। अप रेगुलेट मतलब जीन को ज्यादा एक्सप्रेस कराना, डाउन रेगुलेट मतलब कम एक्सप्रेस कराना, यानी हाइपो एक्सप्रेशन। और फिर आप देखते हो एक जीन का आपकी बॉडी के किस फंक्शन पर क्या प्रभाव है और वो डेवलपमेंट में आपकी कैसे मदद करता है। नॉकआउट की टेक्निक मैं आपको बता चुका हूं, नॉकआउट आप लोग यहां पर करके देख सकते हो। एक पर्टिकुलर जीन है, उसको आपने देखा कि भाई मैं इसे एलिमिनेट करूंगा और देखूंगा कि एनिमल की बॉडी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। अगर मैंने उस जीन को एलिमिनेट किया और इम्यून सिस्टम खत्म हो गया, इसका मतलब वो जीन किस लिए रिस्पॉन्सिबल था? इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल था, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल था। अगर मैंने एक और जीन को हटाया और आपकी ग्लाइकोजेनेसिस रुक गई, यानी वो ग्लाइकोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल था। अगर मैंने एक और जीन हटाया और आपके शुगर मेटाबॉलिज्म में एक बदलाव देखने को मिला, इसका मतलब वो जीन कहीं ना कहीं शुगर मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करता है एंड सो ऑन। तो हम ये भी देखते हैं कि आपकी बॉडी में डेवलपमेंटल पैटर्न किस हिसाब का है, आपकी बॉडी में कौन सा जीन कब काम आता है और क्या इफेक्ट डालता है। ये सब हम लोग छोटे छोटे एनिमल्स पे पढ़ते हैं, क्योंकि हम सबसे कॉम्प्लेक्स एनिमल हैं, हमारे ऊपर डायरेक्ट स्टडी नहीं हो सकती। एग्जाम्पल, स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्टर सच एज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। तो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जो है, इट इज नॉट अ फुल फ्लेजेड हार्मोन, लेकिन इसका जो काम है वो हार्मोन जैसा ही है। तो अगर आप एक ब्रॉड डेफिनेशन दे हार्मोन की, तो आप इसे ग्रोथ हार्मोन की कैटेगरी में भी डाल सकते हैं। जब हम केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, तो वहां पे बोला गया है कि ऐसे केमिकल्स जो कि पर्टिकुलरली नॉन न्यूट्रिएंट है, ओके, और बहुत कम क्वांटिटी में डिजायर्ड हैं, उनको आप हार्मोन बोल सकते हो। तो उस केस में क्या था, सम मोर अदर कंपाउंड्स आल्सो कम इनटू डेफिनेशन, ऐसा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो ग्रोथ फैक्टर्स भी वहां पर आ जाते हैं। तो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स कैसे कैसे ग्रोथ में हेल्प करते हैं, कहां कहां जाकर क्या क्या काम करते हैं, किस टिश्यू को इफेक्ट करते हैं, किस टिश्यू को इफेक्ट नहीं करते, ये सारा हम एनिमल्स के ऊपर पढ़ते हैं। जीन्स फ्रॉम अदर स्पीसीज दैट ऑल्टर द फॉर्मेशन ऑफ दिस फैक्टर आर इंट्रोड्यूस्ड एंड द बायोलॉजिकल इफेक्ट्स आर स्टडीज। यानी जीन्स किसी और स्पीसीज से निकाले गए और देखा गया कि वो इस फैक्टर के बनने पर क्या इफेक्ट डालते हैं, क्या इसे रोक लेते हैं बनने से या इसे बनने से नहीं रोक सकते, और उसके इफेक्ट को देखा जाता है कि अगर आपने एक ऐसा जीन डाला जो ग्रोथ फैक्टर को नहीं बनने दे रहा, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर को नहीं बनने दे रहा,
तो आखिर ग्रोथ पे क्या फर्क पड़ा, किस किस टिश्यू की ग्रोथ कम हुई, किस किस ऑर्गन की ग्रोथ कम हुई, बॉडी के अंदर क्या क्या फिजियोलॉजिकल इवेंट्स में बदलाव देखने को मिला, ये सारी चीजें हम लोग नोट कर सकते हैं। दिस गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द बायोलॉजिकल रोल ऑफ द फैक्टर इन द बॉडी। यानी अगर आपका इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर अच्छे से एक्सप्रेस कर रहा है तो अच्छी बात है, दिखाई दे रहा है, सब नॉर्मल चल रहा है। लेकिन अगर आपने एक ऐसा जीन डाला एनिमल के अंदर जो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर को बनने से ही रोक दे, तो आपको पता लग जाएगा क्या क्या चीजें रुकी हैं, वही नॉकआउट वाली बात हो गई। आपने यहां पर इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर के जीन को नहीं हटाया, लेकिन उसे बनने से रोक दिया। तो अब अगर बनेगा नहीं इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, तो आपके काफी सारे ग्रोथ प्रोसेस रुक जाएंगे, वो हमें दिखने लग जाएंगे कि हाँ भाई लिम्स की ग्रोथ ठीक से नहीं हो रही है, या आपका कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म ठीक से नहीं हो रहा है, या आपकी प्रोटीन ट्रांसलोकेशन ठीक से नहीं हो रही है। इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन ट्रांसलोकेशन, लिम्स की ग्रोथ कराने में किसका हाथ था, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर का हाथ था। इस हिसाब से हम लोग आइडिया लगा सकते हैं। ये आपकी पहली चीज है, नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। सेकंड चीज है टू स्टडी द कंट्रीब्यूशन ऑफ जीन्स इन द डेवलपमेंट ऑफ अ डिजीज। एक जीन एक डिजीज को कैसे जन्म दे सकता है, उस बारे में रिसर्च। तो ट्रांसजेनिक मॉडल्स हेल्प टू इन्वेस्टिगेट न्यू ट्रीटमेंट्स फॉर ह्यूमन डिजीज। यानी हमारे अंदर और एनिमल्स के अंदर कुछ होमोलॉजी होती है। जैसे अगर मैं ग्लूकोज खाऊंगा तो वो भी ग्लाइकोलिसिस में जाएगा सबसे पहले, एक रैट अगर ग्लूकोज खाएगा तो ग्लाइकोलिसिस में जाएगा। फिर अगर मेरी बॉडी में अच्छी ऑक्सीजन है तो वो क्रैब साइकिल में जाएगा लिंक रिएक्शन के बाद, रैट के अंदर अच्छी ऑक्सीजन है तो लिंक रिएक्शन के बाद क्रैब साइकिल में जाएगा। मेरे अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएगा, रैट के अंदर भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएगा। तो ये चीजें कॉमन होती हैं। तो हम लोग ये देखते हैं ट्रांसजेनिक मॉडल के अंदर कि वो कौन सी जीन है जो कि हेल्प कर सकती है एक बीमारी को ठीक से ओवर एनकम्पास करने में, यानी एक बीमारी से हमें बचाने में। तो ट्रांसजेनिक मॉडल बनाए गए हैं फॉर मैनी ह्यूमन डिजीज। ये क्वेश्चन पूछा जाता है किस किस डिजीज के लिए ट्रांसजेनिक मॉडल बनाए गए हैं। कैंसर के लिए बनाया गया है, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड आपका अल्जाइमर विच इज अ न्यूरोडिग्रेडेटिव या न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज, जिसमें आपके ब्रेन सेल्स जो है मरना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हम ये देखते हैं कि अल्जाइमर्स में, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, सिस्टिक फाइब्रोसिस में, कैंसर में, इन बीमारियों के अंदर कौन से जीन्स हाइपो एक्सप्रेस हुए हैं, कौन से हाइपर एक्सप्रेस हुए हैं, कौन से जीन हेल्प करते हैं सर्वाइवल में और कौन से जीन्स सेंसिटिव हैं जो दुबक के बैठ जाते हैं। ये स्टडीज हमें करनी रहती हैं इन द सेकंड पार्ट। थर्ड, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है हर ऑल्टरनेट ईयर में, तो फॉर श्योर। ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बाय इंट्रोड्यूसिंग जीन्स व्हिच कोड्स फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। यानी अगर मैं चाहता हूं मेरे एनिमल के अंदर कोई प्रोटीन बने तो उसका जीन डाल दूंगा एनिमल के अंदर, प्रोटीन बन जाएगा, एज सिंपल एज दैट। फॉर एग्जांपल ह्यूमन प्रोटीन है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। अब ये अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन क्या करेक्ट करने में काम आता है, एम्फीसीमा नाम की डिजीज करेक्ट करने में काम आता है। सिमिलरली आपके कुछ ऐसे प्रोटीन्स हैं जो कि आपके फिनाइल कीटोन्यूरिया यानी पीकेयू और सिस्टिक फाइब्रोसिस को करेक्ट करने में काम आते हैं। मैं क्या करूंगा, अगर मुझे एक प्रोटीन बनवाना है जो कि अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन है तो मैं उसका जीन ला करके डाल दूंगा एक एनिमल के अंदर, वो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन बना देगा और एम्फीसीमा से लड़ लेगा। क्वेश्चन आता है यहां से, इन 1997 रोजी जो कि पहली ट्रांसजेनिक काव थी, पहली जेनेटिकली मॉडिफाइड काव थी, इसमें क्या डाला हमने, ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क बनाने का एक जीन डाला। यानी अब जो गाय का दूध है उसमें ह्यूमन का प्रोटीन मिलेगा और वो भी अच्छी क्वांटिटी के अंदर, 2.4 ग्राम्स जो है पर लीटर यहां पर कंटेंट देखने को मिला प्रोटीन का, विच इज वेरी 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 ह्यूज। इट कंटेन्स ह्यूमन अल्फा लैक्टल्ब्यूमिन। अल्बुमिन प्रोटीन होता है, लैक्टा का मतलब होता है आपका मिल्क, यानी अल्फा लैक्टल्ब्यूमिन नाम का जो प्रोटीन है ये अब आपका बन रहा है और प्रेजेंट है काव के मिल्क के अंदर। और सिंस ये एक ह्यूमन प्रोटीन है तो अब इंसान का बच्चा जब इस दूध को पिएगा, इस ट्रांसजेनिक रोजी काव के दूध को पिएगा, तो उसे ह्यूमन प्रोटीन मिलेगा जो कि उसकी हेल्थ के लिए, उसके न्यूट्रिशन के लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर चीज है। तो इट इज न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस्ड प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन बेबीज देन नेचुरल काव मिल्क। जो नेचुरल काव का मिल्क है उससे ज्यादा प्रोटीन है इसके अंदर एंड अल्टीमेटली आपका ह्यूमन प्रोटीन ही है, अल्फा लैक्टल्ब्यूमिन है, तो ये हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। दूसरा कंपाउंड जिसका नाम आपको याद करना है वो है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, जो एम्फीसीमा को करेक्ट करने के काम आता है।
अब है आपका वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग। ट्रांसजेनिक माइस जो है इनका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। पोलियो वैक्सीन की जब टेस्टिंग हुई थी तो भी माइस का ही इस्तेमाल किया जाता है, और अभी भी अगर कोई वैक्सीन बनेगी सबसे पहले माइस पर ही आपका उसका यूज किया जाएगा। माइस को इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज सैक्रिफाइस्ड ड्यूरिंग द बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स। हम लोग कभी नहीं बोलते कि माइस की डेथ हो गई या माइस इज डेड, माइस इज किल्ड। हम लोग बोलते हैं माइस इज सैक्रिफाइस्ड बिकॉज इसका कंट्रीब्यूशन साइंस में बहुत ज्यादा बहुत अधिक माना जाता है। तो अलग अलग साइंटिस्ट जो है इनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। इफ इट इज फाउंड टू बी रिलायबल, अगर वैक्सीन आपकी अच्छी पाई गई, रिलायबल पाई गई, दे कैन बी रिप्लेस, ओके, इफ इट इज फाउंड रिलायबल दे कैन बी रिप्लेस द यूज ऑफ मंकीज टू टेस्ट सेफ्टी ऑफ बैचेस ऑफ वैक्सीन। यानी अगर वैक्सीन रिलायबल पाई जाती है तो उसको मार्केटिंग करने में हमें बहुत आसानी होगी। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी मंकीज बिकॉज इट इज मोर रिलेटेड टू प्राइमेट, तो उसको हम चाहते हैं कि बाद में यूज करें। उससे पहले हम क्या यूज करते हैं, उससे पहले हम माइस पे ही पूरा का पूरा सेफ्टी ट्रायल करके देखते हैं, क्लिनिकल ट्रायल करके देखते हैं, ठीक है, जिससे कि बड़े एनिमल्स को जो कि बहुत ही कम है नंबर में, उनको कोई हार्म ना पहुंचे। क्योंकि एक मंकी की लाइफ स्पैन को अगर आप देखें तो उसका लाइफ स्पैन काफी बड़ा है और उसका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल भी काफी कम है, राइट। वो बहुत ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करते, लेकिन माइस बहुत ज्यादा बच्चे पैदा कर सकती है और इज्जत उसी की है जो नंबर में कम है। जो एंडेंजर्ड है, जो नियरली एक्सटिंक्ट होने वाला है, उनके पीछे आपको पता ही होगा कि सरकार काफी पड़ती है कि भाई इनको हमें कंजर्व करना है। क्यों? क्योंकि वो बहुत कम है, वो बहुत रेयर है, रेयर स्पीसीज की इज्जत है जिनका नंबर काफी कम होता है। सिमिलरली यहाँ पर मंकीज का नंबर कम है और माइस का नंबर ज्यादा है, तो कोशिश की जाती है कि माइस का इस्तेमाल किया जाए, मंकीज का इस्तेमाल ना किया जाए। अब यहां पर बात आती है केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग या टॉक्सिसिटी टेस्टिंग। हमने यहां पर देख लिया था कि एक मेडिसिन की कितनी डोज लेनी है कि वो आपकी इफेक्टिव रहे लेकिन टॉक्सिक ना हो, उसके लिए हम ये टेस्टिंग करते हैं। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर मेड दैट कैरी जीन्स व्हिच मेक देम मोर सेंसिटिव टू टॉक्सिक केमिकल्स देन नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल्स। यानी जिस एनिमल के अंदर आपने एक नया जीन डाला है वो ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगा टू अ टॉक्सिकेंट। अगर उसके अंदर मैं टॉक्सिकेंट डाल दूंगा तो वो रिएक्शंस करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि बहुत सेंसिटिव है, लो अमाउंट में ही वो रिएक्शंस करना चालू कर देगा और हमें साइड इफेक्ट बता देगा कि भाई अगर आपने टॉक्सिकेंट डाला तो दिल की धड़कन रुकना स्टार्ट हो गई है, बीपी बढ़ गया है, जो भी है सारी की सारी चीजें हमें पता लग जाएंगी। तो हमें एग्जैक्टली पता लग जाता है कि एक एक टॉक्सिकेंट के दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं। इसके लिए एक एनिमल को टॉक्सिकेंट के लिए सेंसिटिव बनाया जाता है, जिससे टॉक्सिकेंट को देखते ही भाई वो हाथ खड़े कर दे कि भाई मेरा तो काम हो गया। They are exposed to the toxic substances and affect studies। जैसे ही आप उनमें टॉक्सिक सब्सटेंस डालते हो, इफेक्ट देखते हो, आपको पता लग जाता है कि भाई ये दुष्परिणाम हो सकते हैं इस टॉक्सिकेंट के, इमीडिएट रिजल्ट आपको मिले। एक तो आप नेचुरली किसी एनिमल के अंदर टॉक्सिकेंट डालो तो आपको पता लगाना पड़े कि किस कंसंट्रेशन के अंदर डालूं। आप एक तो उसको सेंसिटिव बना दो जिससे कम कंसंट्रेशन में ही आपका काम चल जाए और आपको पता लग जाए कि एनिमल इतना डर क्यों रहा है। Now the next topic which is very 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 important, very small topic but very important topic, ethical issues, जिसमें हम लोग बायोपायरेसी की भी बात करते हैं। एथिकल इश्यूज के अंदर हम लोग क्या देखेंगे, बायो पेटेंट को भी देखेंगे, बायोपायरेसी को भी देखेंगे, इंटरनेशनल कंपनीज ने कैसे हमारे जो ट्रेडिशनल मेडिसिनल पौधे हैं उनको एक्विप करने की कोशिश की, उनको पेटेंट कराने की कोशिश की, और कैसे हमें पैसा देना पड़ सकता था उन्हें खुद ही की चीज को इस्तेमाल करने के लिए। यानी राइस जो कि हम एशिया के अंदर उगा रहे हैं बहुत सालों से, हजारों सालों से, जिसका जिक्र है हमारे फोक सॉन्ग्स में, जिसका जिक्र है हमारे ट्रेडिशन में, उसको उगाने के लिए अगर हमें अमेरिका को पैसा देना पड़े तो कितनी बुरी बात हो जाए। यानी खुद के घर में अनाज उगाने के लिए हमें एक पराये देश को पैसा देना पड़ रहा है बेवजह, बल्कि उसकी परमिशन भी लेनी पड़ रही है कि सर क्या हम चावल उगा ले। इट इज वेरी वेरी बैड थिंग एंड दैट्स व्हाई बायो पेटेंट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो इसके बारे में हम लोग एक हेल्थी डिस्कशन करने वाले हैं कि एथिकल इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं, राइट। सो व्हाट आर एथिकल इश्यूज, लेट्स टॉक अबाउट दिस। एथिकल इश्यूज मतलब काफी ऐसे इश्यूज जो लोगों को हो सकते हैं, क्योंकि नेचर ने हम सब लोगों को अपनी एक आइडेंटिटी दी है। उस आइडेंटिटी को नेचर के रूल्स के खिलाफ जाकर के चेंज करना इज नॉट गोइंग टू बी गुड। इसके रिजल्ट्स काफी ज्यादा खराब हो सकते हैं, इसके काफी सारे मिस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं जिनको हमें झेलना पड़ सकता है। तो अल्टीमेटली आपको नहीं पता कि आपने जो रिसर्च स्टार्ट की है उसका रिजल्ट क्या होने वाला है, whether it is going to be good, whether it is going to be beneficial or whether it is going to be very bad or worse।
तो इसीलिए हमें अपने प्रोजेक्ट्स को सबसे पहले प्रपोज करना होता है एक कमिटी के सामने, जिसे कहा जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, या फिर इसे हम जीईएसी भी बोलते हैं इंडिया के अंदर। तो यहां पर जीईएसी को जब आप अपना प्रपोजल सुनाते हैं तो आप उसके एस्टिमेटेड आउटकम्स के बारे में बता सकते हैं, या फिर आप क्या आउटकम एक्सपेक्ट करते हैं उसके बारे में एक छोटा सा प्रपोजल बना के उन्हें दे सकते हैं कि हम ये प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, इसमें हम इस ऑर्गेनिज्म को इस हद तक मॉडिफाई करने वाले हैं और इससे हमें ये पर्टिकुलर बेनिफिट्स देखने को मिल सकते हैं, विच इज गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर द सोसाइटी और फॉर द ह्यूमन बेनिफिट। ऐसा हम एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट तैयार करेंगे और लोगों के सामने उसको डिफेंड करेंगे, लोगों के सामने हम उस प्रोजेक्ट को पेश करेंगे। अगर जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी उस प्रोजेक्ट को अप्रूव कर देती है, तभी आप अपना जेनेटिक इंजीनियरिंग का काम, रिकम्बिनेंट डीएनए का काम कर पाएंगे। अदरवाइज आप लोग इस प्रोजेक्ट को नहीं कर सकते, तो आपको पहले परमिशन लेनी पड़ती है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइजेशन सेट की है जिसका नाम है जीईएसी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। यानी कोई भी काम आपको रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से एसोसिएटेड करना है तो आपको इस कमिटी की परमिशन लेनी होगी, जो कि डिसीजन लेती है अबाउट द वैलिडिटी ऑफ जेनेटिकली modified research या genetic engineering research and the safety of GM organism for public services। आपने जो प्रोडक्ट बनाया है क्या वो पब्लिक सर्विसेज के लिए ऑप्टिमाइज्ड है, क्या वो लोगों के यूज करने लायक है, क्या आपको ये प्रोजेक्ट करना भी चाहिए या नहीं, कोई लिमिटेशन तो नहीं है इस प्रोजेक्ट की। ये सारी चीजें जीईएसी आपको बता देगा, उनकी परमिशन के बिना आप कोई भी काम नहीं कर सकते। तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन जो है ये अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स भी आपको दे सकती है, और अगर आप इकोसिस्टम के अंदर एक बहुत ही ज्यादा मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को इंट्रोड्यूस करा देते हैं तो हो सकता है वो बाकी ऑर्गेनिजम्स के साथ ठीक से बिहेव ना करे, जो उसका नेचुरल बिहेवियर है वो ऑल्टर हो जाएगा। तो इसके दुष्परिणाम भी हमें देखने को मिल सकते हैं, ऑल्टर्ड मिस कॉन्सिक्वेंसेस भी हमें देखने को मिलते हैं। इसीलिए जो भी रिसर्च हम करते हैं उसका अप्रूवल बहुत इंपॉर्टेंट है, और अप्रूवल कौन करेगा? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। ओके, तो जस्ट बिकॉज कि हमें रिजल्ट पहले नहीं पता होते एक्सपेरिमेंट से, तो ये एक इशू है, इसीलिए हमें जीईएसी की परमिशन लेनी पड़ती है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात आती है यहां पर वो है पेटेंट से रिलेटेड। अब एक पेटेंट क्या होता है? पेटेंट का मतलब मेरा किसी चीज के ऊपर मालिकाना हक है। एक टेक्नोलॉजी के ऊपर यह हक हो सकता है, किसी प्रोडक्ट के ऊपर यह हक हो सकता है जो सबसे पहले मैंने डिजाइन किया है। लेट्स से कि मैंने एक बिस्किट बनाया और उस बिस्किट के अंदर कुछ खास गुण थे, तो मैंने उस बिस्किट को पेटेंट करा लिया। समझ लो मैंने गिलोय बिस्किट बना दिया। तो गिलोय बिस्किट मैंने देखा कि दुनिया में कहीं और नहीं बना हुआ है, और बना भी हुआ है तो इसका कोई पेटेंट नहीं है, तो मैं अपने नाम पे पेटेंट करा सकता हूं। तो मैंने गिलोय बिस्किट को पेटेंट करा लिया, तो वो मेरे नाम पे हो गया। अब दुनिया में कहीं पर भी अगर गिलोय बिस्किट बनता है या यूज होता है तो अल्टीमेटली क्या होगा? उनको मुझे छोटा सा एक रॉयल्टी या कॉशन मनी देना होगा। इसी प्रकार से काफी बार काफी लोग पेटेंट करवा लेते हैं किसी दूसरे देश की टेक्नोलॉजी को और कहते हैं कि भाई ये नोवेलिटी है, ये हमने किया है, ये तो नया काम है, ये तो बहुत ही तगड़ी इनोवेशन है जो हमने खुद करी है, और उस चक्कर में पेटेंट ले लेते हैं। और सामने वाला जिसका एक्चुअल काम रहता है उसको पेटेंट नहीं मिल पाता, तो एक प्रकार की धोखाधड़ी है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को हमें ठीक से समझना पड़ेगा, जिसका जिस चीज पर हक है उसे ही उसका हक मिले। फॉर एग्जाम्पल, कुछ ऐसी कंपनीज थी जिनको पेटेंट मिल गया for products and technologies that make use of genetic materials, plants, etc. that have been identified, developed and used by farmers and indigenous people of a specific country। यानी कुछ बाहर के देशों ने, कुछ बाहर की कंपनीज ने अपने नाम पे ऐसे पेटेंट ले लिए, ऐसी चीजों के पेटेंट ले लिए जो कि ऑलरेडी हम लोग काफी सालों से उगा रहे थे, खा रहे थे। फॉर एग्जाम्पल बासमती राइस। बासमती राइस का जिक्र जो है हमारे फोक सॉन्ग्स में भी है, फोकलॉर्स में भी है, हमारे पुराने जो एक्ट्स हैं उनके अंदर भी है, और हमें पता है कि हम हजारों सालों से इस बासमती राइस की, जिसकी एक कैरेक्टरिस्टिक अरोमा है, एक कैरेक्टरिस्टिक खुशबू है, चावल के जो दाने हैं उनका एक कैरेक्टरिस्टिक शेप है, साइज है, इन सब को हम लोग हजारों सालों से देखते हुए आ रहे हैं। ये हमारे परंपरागत चावलों में से एक है। तो ये कोई अमेरिकन कंपनी कैसे पेटेंट करा सकती है? तो जो आपकी डेवलप्ड कंट्रीज है ना, उनके पास बायोडाइवर्सिटी उतनी अच्छी नहीं है, या जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना उनके पास ट्रेडिशनल नॉलेज इतनी अच्छी नहीं है। जैसे हमारे पास नॉलेज है हल्दी को कैसे इस्तेमाल करना है फॉर अ वुंड हीलिंग पर्पस, या नीम को कैसे इस्तेमाल करना है एज एन एंटीबैक्टीरिया कंपाउंड, एंटीबैक्टीरियल कंपाउंड।
तो अल्टीमेटली क्या होता है, हम लोग काफी ज्यादा सोचते हैं, हमारे पास ट्रेडिशनल नॉलेज, हमारा जो आयुर्वेद है वो बहुत ज्यादा हमें चीजें दे करके गया है, काफी सारी चीजें सिखा करके गया है। डेवलप्ड कंट्रीज के पास इतनी सारी चीजें नहीं है, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्री है जैसे इंडिया है और छोटी मोटी जो कंट्रीज हैं, इनके पास ट्रेडिशनल नॉलेज अच्छी खासी है, हालांकि इनके पास टेक्नोलॉजीज बहुत ज्यादा नहीं है। तो बड़ी कंपनीज क्या करती हैं बड़े बड़े देशों में कि हमें खुद्दू समझती हैं कि इन्हें नहीं पता लगेगा, इनकी टेक्नोलॉजी को ना ले लेते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं और अपने नाम पे पेटेंट करा लेते हैं। और अगर उन्होंने अपने नाम पे पेटेंट करा ली तो हमें अपने देश में चावल उगाने के लिए उन्हें पैसा देना पड़ेगा। देखो घाटा कहां का हुआ। अगर चावल, बासमती चावल पेटेंट हो जाता है यूएस की एक कंपनी के नाम पर, तो अगर हम इंडिया में बासमती उगाते हैं और बेचते हैं बकायदा, पहली बात तो हमें उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी कि भैया हम बासमती उगा रहे हैं। तो पहली चीज ये कि हम खुद के देश का बासमती उगाने के लिए उनसे परमिशन क्यों लें। दूसरी, अगर हम बासमती उगाते हैं, बेचते हैं, कमर्शियलाइज करते हैं, तो उससे जो पैसा आएगा उसकी एक रॉयल्टी, उसका एक कॉशन अमाउंट हमें उस कंपनी को भी देना पड़ेगा जिसके नाम पर बासमती का पेटेंट है। यानी पहली बात तो हम खुद की चीज उगाने के लिए सामने वाले से परमिशन लें, और दूसरा हम उगा करके बेचें और उसका भी एक प्रॉफिट का शेयर सामने वाली कंपनी को दे। तो इतने फुद्दू थोड़ी है यार। तो इसीलिए पेटेंट से रिलेटेड काफी सारे इश्यूज होते हैं जिनको रिजॉल्व करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज रॉयल्टी में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। जो एक्चुअल हकदार नहीं है उसको पैसे मिल जाते हैं और जो एक्चुअल हकदार है उसको कुछ भी नहीं मिलता। तो फॉर एग्जांपल बासमती राइस जो है, इसका पेटेंट लेने की कोशिश करी गई थी अमेरिकन कंपनीज द्वारा। हर्बल मेडिसिन जो है इंडिया की, जैसे कि आपका टर्मरिक है, हल्दी है, नीम है, ये जो है ना, इनका भी पेटेंट उठाने की कोशिश करी गई थी। अब नीम की दातुन हम लोग काफी सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि मैं जब गांव में जाता हूं मेरी नानी के घर, तो हम लोग नीम की दातुन करना ही प्रेफर करते हैं। वहां पे आज भी सारे के सारे लोग नीम की दातुन का ही इस्तेमाल करते हैं। तो हम तो काफी सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं उस चीज का। तो कोई अमेरिकन कंपनी आए और पेटेंट करवा ले, ऐसा तो हम होने नहीं देंगे। टर्मरिक यहीं पे आपकी बननी स्टार्ट हुई थी एंड अल्टीमेटली उसका जो एक्चुअल उपयोग है हम लोग करते हैं फॉर वैरायटी ऑफ पर्पस, दूध में मिलाकर पीना हो, वुंड हीलिंग पर्पस हो, एज अ मेडिसिन हम लोग टर्मरिक का इस्तेमाल बहुत बहुत सारे डेकेड से, बहुत सेंचुरीज से कर रहे हैं इवन। तो ये हमारी जो है एक परंपरागत चीज है, इसको हम किसी और को नहीं दे सकते। और बाकी लोग जो है वो क्या करते हैं, वो पेटेंट करवा लेते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, और साइंस की टर्म में अगर हम बोले तो एक प्रकार से चोरी कर लेते हैं आपकी साइंटिफिक रिसोर्सेज को। तो आपको उससे बहुत बड़ा घाटा हो जाता है, इनफैक्ट देश की इकोनॉमी पर भी इसका बहुत बड़ा घाटा हो सकता है। तो बासमती राइस जो है, इट हैज यूनिक एरोमा एंड फ्लेवर। इसकी 2 लाख से भी ज्यादा वैरायटीज इंडिया में देखने को मिलती हैं। और यहां पर चावल की, नॉट ऑफ बासमती राइस, नॉर्मल चावल की, और बासमती राइस का एरोमा और फ्लेवर यानी खुशबू और टेस्ट बहुत निराला है। बासमती की स्पेसिफिकली 27 डॉक्यूमेंट वैरायटीज हमें देखने को मिलती है। यानी चावल तो बहुत ही ज्यादा वैरायटी के हैं, लेकिन आपकी 27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटी सिर्फ बासमती की देखने को मिलती है। 1997 में क्या हुआ, एक अमेरिकन कंपनी थी जिसने पेटेंट ले लिया ऑन बासमती राइस। तो यूएस पेटेंट जो ऑफिस था और ट्रेडमार्क ऑफिस था, उससे उन्होंने वहां से पेटेंट ले लिया। अब पेटेंट और ट्रेडमार्क क्या होता है? पेटेंट मतलब कोई टेक्नोलॉजी है, कोई नया प्रोडक्ट है, कोई चीज आपने इन्वेंट करी जो आप कहते हैं कि हाँ भाई मेरी है, तो उस पर आपका हक हो जाता है, दैट इज पेटेंट। ट्रेडमार्क मतलब एक ऐसी चीज जो आपके अलावा कोई और यूज ना कर पाए। जैसे मेरे पास मार्क्सअप का ट्रेडमार्क है, तो मार्क्सअप का ट्रेडमार्क हमने इंडियन ऑफिस में अप्लाई किया और हमें मिल गया, क्योंकि ये नाम सबसे पहले हमने यूज किया है। तो अगर अब कोई और मार्क्सअप नाम को इलीगली यूज करता है तो उसके ऊपर हम लोग केस कर सकते हैं। ऐसा होगा नहीं, बट स्टिल मैं बता रहा हूं कि आपके पास जब एक नाम हो जाता है और आपने ट्रेडमार्क ले लिया है, आपने परमिशन ले ली है उसको ऑफिशियली यूज करने की, तो वो नाम आपका हो जाता है, कोई और उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो ट्रेडमार्क ऑफिस से और यूएस पेटेंट ऑफिस से पेटेंट और ट्रेडमार्क दोनों मिल गया। तो अब बाकी लोगों को क्या दिक्कत हुई कि पूरी दुनिया में अब जो बासमती उगेगा उसकी रॉयल्टी किसको जाएगी? इस अमेरिकन कंपनी को जाएगी। तो इट अलाउड द कंपनी टू सेल अ न्यू वैरायटी ऑफ बासमती। न्यू के दोनों साइड में कॉमा लगा रखे हैं, बिकॉज इट इज सो कॉल्ड न्यू वैरायटी, इज नॉट न्यू एनीहाउ। इन्होंने क्या किया, इट इज एक्चुअली डेराइव्ड फ्रॉम इंडियन फार्मर्स वैरायटी। इंडिया से बासमती लेके चले गए और क्या किया भाई, सेमी ड्वार्फ वैरायटी के साथ उसको क्रॉस करा दिया और बोले ये तो नया है, नया है। भाई इंडिया की कोई भी वैरायटी आपने उठा ली बासमती की जो सबसे बेस्ट थी, और किसी भी सेमी ड्वार्फ राइस के साथ उसे क्रॉस कराया, तो बासमती की ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टीज रिटेन हो गई और थोड़ा बहुत डिफरेंस आ गया उस सेमी ड्वार्फ वैरायटी की वजह से। तो इसको कोई नई खोज थोड़ी बोल दोगे तुम, जो मेन तुमने उसका बाप उठाया है वो तो इंडिया का बासमती राइस ही है। तो नॉवेलिटी नहीं है, कोई नई चीज नहीं है।
ये तो आपने आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन वाली बात हो गई कि दो आपको स्पीसीज पसंद आई, दो वैरायटी सॉरी आपको पसंद आई, आपने उनको क्रॉस करा दिया, दोनों के अच्छे अच्छे जो कैरेक्टर्स थे वो मिक्स हो गए, आपने वो वाली चीज कर दी। सो इट इज नॉट न्यू, उनके पेरेंट्स जो थे वो तो आपके पास थे ही, आपने उनको मिक्स कर दिया है और एक थोड़ी सी ऑल्टर्ड वैरायटी आपको मिल गई है एज अ प्रोजेनी, सो इट्स नॉट अ बिग डील। तो इसको नया बोलकर बेचना बंद कर दो। उसके बाद काफी सारे केस चले, काफी सारा झमेला हुआ, तब जाके पेटेंट वापस लिया गया। अदर पीपल सेलिंग बासमती राइस कुड बी रेस्ट्रिक्टेड बाय द पेटेंट, यानी अगर हम इंडिया में बासमती उगाते हैं पहले तो हमें परमिशन लेनी पड़ेगी, अगर परमिशन में इनकेस अगर उन्होंने मना कर दिया तो हम बासमती नहीं उगा सकते थे अगर उस अमेरिकन कंपनी के पास पेटेंट रह जाता, बट ऐसा नहीं हुआ। सो दैट्स व्हाई हम अब लोग उगा पाते हैं बासमती राइस को। बायो पायरेसी, अब पायरेसी क्या होता है? अब यहां पर एक पायरेट साहब बने हुए हैं जो चोरी करते हैं, राइट, समुद्री जहाजों को लूटते हैं। ऐसे ही काफी लोग क्या करते हैं, पायरेसी करते हैं और अलग अलग इंपॉर्टेंट चीजों को चुराते हैं। जिसका मालिकाना हक है उसको हो जाता है नुकसान और जो चोर है उसको हो जाता है फायदा। आपने पिक्चरों में, फिल्मों में पायरेसी की बात सुनी होगी। भाई समझ लो कि मैं गया, मेरे को एक ग्रैंड प्रीमियर में बुलाया, बहुत तगड़ी पिक्चर 500 करोड़ की, और समझ लो मुझे बुलाया। अब मैं हूं एक समझ लो बहुत खराब आदमी, तो क्या हुआ, मैंने अपने फोन का कैमरा ऑन करके जेब में डाल दिया और एक थोड़ी सी ब्लर्ड सी वीडियो, लेकिन मैंने उस पूरी की पूरी पिक्चर को मोबाइल से रिकॉर्ड कर लिया किसी को बिना पता लगे, और मैंने वो वीडियो लीक कर दी यूट्यूब के ऊपर। 500 करोड़ लगे हैं उस पिक्चर को बनने में, प्रोड्यूसर ने पूरा खून पसीना घर बार सब कुछ बेच करके वो पिक्चर बनाई है, और इतना बज़ था उस पिक्चर का कि लोग पागल थे, लोग 10-10 दिन पहले सर्च कर रहे हैं इंटरनेट पे कि कहीं से उस पिक्चर के बारे में कुछ मिल जाए, कोई टिकट का जुगाड़ हो जाए, कुछ ऑनलाइन पासेस वगैरह मिल जाए, और मैंने उसको यूट्यूब पे डाल दिया। तो अब लोगों ने बहुत देखा, लोगों ने देखा, व्यूज आए 100 मिलियन के आसपास। अब 100 मिलियन व्यूज यार, एकदम मजा आ गया मेरे को, तो मेरे पास एडसेंस का सारा पैसा आ गया। हालांकि वो पैसा उतना नहीं है जो कि टिकट से मिल सकता था, लेकिन मेरे लिए तो जो भी है मुफ्त का ही है ना। 100 मिलियन व्यूज आर मोर देन इनफ, मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज हो जाएगी, बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट है। लेकिन जो प्रोड्यूसर था वो तो कंगाल हो गया ना, उनको तो 500 करोड़ का सीधा लॉस हो गया। टिकट दे करके कौन खरीद के जाना पसंद करेगा? लोगों को आजकल मूवी से मतलब है, कहीं पर भी मिले क्वालिटी के साथ थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज चलता है। यानी उनकी अगर कमाई लेट से 500 करोड़ की 1000 करोड़ होने वाली थी, अब उनकी कमाई 50 करोड़ ही होगी, 100 करोड़ ही होगी। उनको भारी नुकसान हो जाता है, चोर को फायदा हो जाता है। यहां पर क्या कर रहे हैं हम? पायरेसी कर रहे हैं बायोलॉजिकल चीजों की, बायोलॉजिकल चीजों की पायरेसी कर रहे हैं, बायोलॉजिकल चीजों की चोरी कर रहे हैं। सो इट इज द यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज। बायो रिसोर्सेज का यूज है मल्टीनेशनल कंपनीज द्वारा एंड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विदाउट ऑथोराइजेशन फ्रॉम द कंट्रीज एंड पीपल कंसर्न। जैसे कि मैंने किसी की मूवी की क्लिप्स रिकॉर्ड कर ली बिना उनकी परमिशन के, परमिशन करता तो मेरी हड्डी तोड़ के बाहर नहीं भगा देते, बिल्कुल भगा देते। तो उनकी परमिशन के बिना मैंने चोरी करी और धड़ल्ले से यूट्यूब पे डाल दी। अब यहां पर क्या हुआ, जब कोई इसी प्रकार से कोई बड़ी कंपनी, कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बायो रिसोर्सेज की चोरी करती है और बिना ऑथोराइजेशन के, जिससे सामान उठाया है उसको ना बताया कि भैया हम आपका सामान ले रहे हैं, ना उसको कंपनसेशन वाला मनी दिया, ना उसको कोई अथॉरिटी दी कि आप भी इसके अंदर शेयर ले लेना, ना उसको कोई रॉयल्टी दी, सीधा सीधा उसका कंटेंट उठाया, चुराया और मौज करने लग पड़े। इसे बोला बायो पायरेसी, यानी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज की पायरेसी। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस आर पुअर इन बायोडाइवर्सिटी। जैसा मैंने कहा था, ज्यादातर जो डेवलप्ड नेशन है इन पे कोई ट्रेडिशनल नॉलेज नहीं है, इनके पास कोई बायोडाइवर्सिटी अच्छी खासी नहीं है। लेकिन जो आपके अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो आपके डेवलपिंग नेशन है, जो अभी डेवलपमेंट कर ही रहे हैं, इनके पास अच्छी खासी बायोडाइवर्सिटी और अच्छी खासी ट्रेडिशनल नॉलेज है। तो बड़े जो देश हैं, जो डेवलप्ड नेशन है, वो अक्सर हमारा फायदा उठाने की कोशिश करते हैं कि ये जो लोग हैं ना, जो डेवलपिंग है, जिन पे पैसा कम है, इनकी रिसोर्सेज इनसे बिना पूछे उठा लेते हैं, क्या ही उखाड़ पाएंगे हमारा। तो इसीलिए इन मुद्दों को डील करने के लिए काफी सारे लॉज बनने चाहिए थे, और यही लॉज इंडिया के अंदर भी बने, जिसको बोला गया इंडियन पेटेंट बिल। यानी इंडियन पेटेंट बिल मतलब अगर आपको लगता है यू हैव क्रिएटेड सम नोवेलिटी, अगर आपने कोई नई चीज इजाद की है, आपने किसी नई चीज का आविष्कार किया है और आपको लगता है कि उसका पेटेंट किसी ने नहीं लिया हुआ, अल्टीमेटली इफ इट इज गोइंग टू बी अ न्यू थिंग, उसका पेटेंट किसी के पास नहीं होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, उसका पेटेंट ले सकते हैं। इंडियन पेटेंट बिल में अपनी पेटेंट एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं कि सर मैंने इस डेट को ये चीज डिस्कवर की है, प्लीज मेक श्योर कि मुझे पेटेंट मिले। इंडियन पेटेंट बिल सारे पेटेंट से उसे मैच करके देखता है कि कोई ऐसी चीज पहले डिस्कवर तो नहीं हो चुकी। अगर आपकी
जो डिस्कवरी है वो नॉवल होती है, वो नई होती है, तो आपको पेटेंट मिल जाता है विदाउट एनी डाउट। और फिर कोई और आपके बाद उस चीज को यूज करेगा तो आप बाकायदा उसके ऊपर केस कर सकते हो। सो इसीलिए ऐसी अनऑथोराइज चोरी को या अनऑथोराइज एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए ऑफ द ट्रेडिशनल नॉलेज कुछ लॉज बनने जरूरी थे, कुछ रूल्स बनने जरूरी थे। तो इंडियन पार्लियामेंट ने भी सेकेंड अमेंडमेंट क्लियर कर दिया ऑफ द इंडियन पेटेंट्स बिल, जो कि ऐसे इश्यूज को कंसिडरेशन में लेती है। यानी कि पेटेंट से रिलेटेड कोई इशू है, रिसर्च और डेवलपमेंट इनिशिएटिव से एसोसिएटेड कोई भी इशू है, तो उसको कौन कंसिडर करेगा? इंडियन पेटेंट बिल। आप अपना पेटेंट फाइल कर सकते हो और आपको पेटेंट मिल जाएगा अगर आपने एक नॉवल चीज डिस्कवर की हुई होगी तो। सो दिस वाज अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। एप्लीकेशंस बहुत प्यारी प्यारी थी, कोई एडिशनल चीज आपको याद नहीं करनी। इफ यू नो द बेसिक्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, द प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यू आर ऑलरेडी डन विद दिस टॉपिक। आपको एप्लीकेशन भी सीधा सीधा बेसिक कंसेप्ट्स के अंदर ही समझ में आती है। सिंस इट इज द अप्लाइड पार्ट, तो याद करने का कंटेंट यहाँ पर कम है, समझने का ज्यादा है। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आपको इस चैप्टर में डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं। ये चैप्टर आपको 4 मार्क्स देकर जाता है मुफ्त के, काफी बार 8 मार्क्स भी देकर जाता है। मेन जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपके प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से पूछे जाते हैं। इन दोनों चैप्टर को मिला के 20 नंबर का काम आता है। ये सबसे छोटे चैप्टर्स हैं आपके एनसीईआरटी के, सबसे छोटी यूनिट है 11th 12th क्लास की कॉन्स्टिट्यूटिवली, क्योंकि हर यूनिट के अंदर मिनिमम 3 चैप्टर हैं। सिर्फ यही एक यूनिट है जिसमें 2 चैप्टर्स हैं। सबसे बड़ी यूनिट है ह्यूमन फिजियोलॉजी जिसमें 7 चैप्टर है। लेकिन यहां से क्वेश्चन जो आएंगे वो 20 नंबर से भी ज्यादा के क्वेश्चन आते हैं काफी बार, राइट। काफी बार ऐसा देखा गया है कि आपके लगभग 32 नंबर के क्वेश्चंस भी यहां से पूछे जा चुके हैं, 32-36 नंबर के। हालांकि ऐसे साल बहुत कम है, लेकिन 5 क्वेश्चन मिनिमम यहां से आएंगे और एकदम स्कोरिंग क्वेश्चन है। जितना पढ़ाया है उतना भी पढ़ के जाते हो, मस्त तरीके से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके आ सकते हो। डीपीपी सॉल्व कर लेना, नोट्स डाउनलोड कर लेना और अल्टीमेटली अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से करते रहना। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे एंड अल्टीमेटली नए नए चैप्टर्स को भी टैकल करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज, लॉट्स ऑफ लव। अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप हमें गूगल प्ले स्टोर पर जाकर मार्क्सअप लर्निंग ऐप के नीचे रेटिंग दे सकते हैं। प्लीज मेक श्योर कि आप हमें 5 स्टार रेटिंग दें, इससे हमारा मोटिवेशन बहुत ज्यादा बूस्ट होता है एंड हम आप लोगों के लिए नई नई फैकल्टीज ला पाते हैं और बूस्ट होकर के नए नए काम स्टार्ट कर सकते हैं और आप लोगों को अल्टीमेटली बहुत ज्यादा मजा आ जाए। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। मिलता हूं आपसे अगले लेसन के अंदर। थैंक यू।